कभी कहना, कभी अलविदा कहना, कभी अलविदा कहना, कभी अलविदा कहना। सांसें लेकर अपनी संगीत कर से हम कहीं खो जाएंगे नहीं बहारों के आंचल में तक के सो जाएंगे सपनों की तुम ही सजाते रहना कभी अलविदा कहना कभी अलविदा कहना कभी अलविदा कहना कभी अलविदा कहना। बीच में दिल और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये यादें बीच राह में दिल बड़े बिछड़ जाए कहीं हम और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये यादें हम कभी अलविदा कहना कभी अलविदा कहना चलते चलते मेरे जय हिंद। नमस्ते, क्या हाल है? हाँ जी, क्या हाल है? दिन भर क्या पढ़ा आपने? अंशुल, अगर तुम ये स्पैम करना बंद नहीं करोगे ना, आउट हो जाओगे यहाँ से तुम। नंबर इट अप्लाइज ऑन यू टू। सुबह से क्या पढ़ा आप लोगों ने? ओके, ठीक है। इंग्लिश वोकैब मॉक टेस्ट रिवीजन किया आपने, मैथ्स का एक्सरसाइज किया है, स्कोर लिस्ट अच्छा कौन सी कल की? अच्छा ठीक है, एक सेकंड गाइस, जरा वेट करना। कल की स्कोर लिस्ट गई थी, एक सेकंड। चलो देख लूंगा, ठीक है। ओके भाई, जय हिंद यार। होपफुली सब बढ़िया होंगे। थोड़ा टाइम पे प्लीज आ जाया करो यार, ये शुरू के 5 मिनट आपका इंतजार करना पड़ता है, ठीक है?
बाकी लोग भी आपका इंतजार करते हैं, तो कृपया टाइम पे आया करें, बिकॉज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा दूं हम पढ़ेंगे क्या। अभी तक आपने ये पढ़ा कि जो हमारी अर्थ की इंटीरियर है, राइट, अगर हमारी पृथ्वी ये है, तो पृथ्वी के इंटीरियर में क्या है, कहां पर इक्वेटर होता है, कहां पर पोल्स होता है। अभी तक आपने ये पढ़ा कि इक्वेटर पर हमारे कौन से फोर्सेस लग रहे होते हैं, या इक्वेटर पर हमारा इंसोलेशन कम क्यों होता है एज कंपेयर टू हमारे ट्रॉपिकल रीजन, राइट, पढ़ा था आपने। उसका रीजन क्या था कि हमारे एग्जैक्टली इक्वेटर पर क्या होता है भाई, क्लाउड ज्यादा होते हैं हमारे। तो क्लाउड्स क्या करते हैं आपके हमारे जो इंसुलेशन है उसको जमीन तक आने नहीं देते हैं सही से। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों हमने अभी तक सीखी है, अभी तक हमने बढ़िया से पढ़ी थी। ठीक है, तो पूरा अर्थ के बारे में हमने पढ़ा। फिर लास्ट क्लास हम यहाँ पे कर रहे थे, तो हमने ये पढ़ा हुआ था कि अर्थ के इंटीरियर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, राइट। अर्थ के अंदर भैया क्या क्या है, जहां पे हमने देखा कि डायरेक्ट सोर्सेस कौन है जानने के लिए, इनडायरेक्ट सोर्सेस हमारे कौन से हैं। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारी चीजें दोस्तों हम ऑलरेडी पढ़ कर आ रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, राइट। अब इस जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो आपका नेम है, इस नेम का मतलब क्या होता है, एक सेकंड यार दोबारा ट्राई कर लो, ज्वाइनिंग में अगर दिक्कत है तो एक बार ऐप से कर लो। या आप अगर अपडेट कर लो, अगर ऑप्शन नहीं आया हो तो एक बार देख लो प्लीज, ठीक है, इनका चेक कर लो यार। चलो ठीक है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस का दोस्तों मतलब क्या है, देखो, जियो का मतलब क्या होता है भैया, जियो का मतलब अर्थ होता है, पृथ्वी होती है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस में हम वो पढ़ेंगे आज कि यार हाउ अर्थ गॉट इट्स शेप। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो हमको आज ऐसी दिखती है, हाउ अर्थ गॉट इट्स शेप, अर्थ जो हमको ऐसे दिखती है वो एग्जैक्टली exactly कैसे आई होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों हम आज सीखने वाले हैं कि अर्थ का शेप जैसा आज है वो ऐसा क्यों है, कौन कौन से हमारे फोर्स हैं, राइट। अब आप कहीं पर देखते हो लैंडस्लाइड हो रही है, क्यों हो रही होगी, क्या होते हैं मास मूवमेंट, क्या होते हैं रैपिड मूवमेंट, क्या होते हैं आपके हमारे स्लो मूवमेंट, राइट। इनके टाइप्स क्या होते हैं, वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है वेदरिंग और इरोजन में, मास मूवमेंट्स क्या होते हैं हमारे, क्या मास मूवमेंट में बाकी फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं या केवल ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल होती है। सर कहीं पर अगर रॉक पड़ी है तो रॉक पड़ी पड़े वहां पर ब्रेक कैसे हो जाती है। वेदरिंग के टाइप सिखाऊंगा, व्हाट इज केमिकल वेदरिंग, व्हाट इज फिजिकल वेदरिंग, राइट। इतनी इंटरेस्टिंग चीजें आज आप सीखने वाले हो, बहुत बेहतरीन। तो यहां मैं मेजोरिटी चीजें आपको लिखकर ही पढ़ाऊंगा, बाकी ये स्लाइड्स तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो देखो हमारे दो प्रकार के फोर्सेस अर्थ पर लग रहे होते हैं, राइट। अर्थ पर एक फोर्स अंदर से लग रहा होता है और एक फोर्स बाहर से लग रहा होता है, राइट। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, कल आपकी क्लास होगी लंबी थोड़ी। कल की क्लास आपकी होगी फ्रॉम इवनिंग 5 से लेकर, राइट, मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास करेंगे इवनिंग 5 से लेकर 8 या 8:30। ठीक है, तो ये एक लंबी क्लास कल हम करेंगे, बिकॉज कल मैं आपको सारे लैंडफॉर्म सिखाने वाला हूं। तो आज की क्लास और कल की लंबी क्लास ये पूरा एक ऑर्डर में देखना, बिल्कुल मिस मत करना, कहानी आपको लगेगी। मैं चाहता हूं सब लोग अपने आप को इमेजिन करो कि सब लोग रॉक हो, सब लोग चट्टान हो, और फिर आपके साथ क्या क्या होगा आज क्या क्या सुलूक किया जाएगा, वो फिर आप यहां पर देखोगे। ठीक है, कि एज अ रॉक जिंदगी आपकी कैसी है, कि कोई भी आकर तोड़ फोड़ के आपको चला जा रहा है ठीक है भाई, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक, और लैंड फॉर्म्स बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ने वाले हो, बहुत प्यार से। तो ये वो टॉपिक, वो चैप्टर हमारा होता है एनसीईआरटी में जो लोग नहीं पढ़ते, स्किप करके जाते हैं, राइट। बट यहां से मैं आपको इवन पीवाईक्यूज भी दिखा दूंगा, सीडीएस 2024 और सी एनडीए 2024, एनडीए 2024 दोनों एग्जाम में सेम सवाल आया था। हाँ जी, सेम टॉपिक से सेम सवाल, ऑलमोस्ट सेम सवाल था। ठीक, सिमिलर सवाल था सीडीएस 2 24 और एनडीए 2 24 में। तो ये वो टॉपिक है जो आपको एनसीईआरटी से खुद नहीं पढ़ना, क्योंकि खुद पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, एक अक्षर समझ नहीं आने वाला। लेकिन जब मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद जब आप पढ़ोगे ना, फिर आपको लगेगा वाओ, वाओ क्या चैप्टर था। ठीक है, आ जाओ। तो दोस्तों हमारा हमें मकसद यहां पर क्या है, मकसद ये है कि हमें पढ़ना है कि अर्थ के ऊपर कोई भी चीज बनती है वो कैसे बनती है। अब देखो हमें पता है अर्थ मूव करती है, हमें ये भी पता है कि अर्थ का क्रस्ट कैसा है, डायनेमिक है। बस ध्यान से सुनते जाओ कहानी आज पूरी। ठीक है, ध्यान से पूरी कहानी सुन जाना, मुझे एक फ्लो में प्लीज पढ़ाने देना। ठीक है, एक फ्लो में मैं पूरा टॉपिक मस्त क्लियर करूंगा, और फिर आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार रिपीट कर दूंगा, और मैं खुद ही पढ़ाते हुए 3 4 बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सो आर यू रेडी एंड एवरीथिंग इज क्लियर, स्क्रीन और वॉइस सब कुछ मस्त क्लियर है।
ठीक है। ओके, कितने लोग लाइव आए हैं यार? अभी 26 लोग हैं। पढ़ने वाले लोग हैं भाई अपने बैच में इस बार। अच्छा लगता है मुझे देख के, ठीक है। कि जब मैं हर बार बोलता था ना कि आधे लोग गायब हो जाते हैं, इस बार ऐसा नहीं है, ठीक है। इस बार पीपल जो लाइव रहते हैं विच इज गुड, ठीक है। और रिकॉर्डिंग में भी काफी लोग रेगुलर है, ठीक है। सो इट इज अ गुड थिंग यार, मतलब अच्छा लगता है देख के। एज अ टीचर यही चाहिए होता है, ठीक है। चलो, ध्यान से, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। ओके, सो पहली चीज तो आपके दिमाग में कभी आया होगा कि यार भैया, अर्थ हमारी अनइवन क्यों है? जो हमारी पृथ्वी है, वाई दिस इज अनइवन। अनइवन का मतलब क्या हुआ? अनइवन का मतलब यार, कहीं पर ऐसे पहाड़ है, कहीं पर प्लेट्यूज है, राइट, कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पर गड्ढा है, ओके, कहीं पर जमीन नीचे खिसक रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है। देखते होंगे आप लोग। मतलब पूरी अर्थ में यार अलग अलग जगह पर अलग अलग फिनोमेना, अलग अलग चीजें हमारी हो रही होती। ओके, दैट शोज कि जो अर्थ का क्रस्ट है हमारा, जिसके बारे में आप लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे, अर्थ का क्रस्ट जो हमारा है दोस्तों, इट इज नॉट स्टैटिक, ओके, इट इज डायनेमिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं पर भी खड़े हो, ऐसा नहीं है कि जमीन हर जगह सेम तरीके की होगी, या हमारा क्रस्ट हर जगह सेम तरीके का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमारा क्रस्ट जो है वो बहुत डायनेमिक है यार, ओके। और ऐसा इसलिए है बिकॉज हमें पता है कि हमारा क्रस्ट जो है वो मूव करता है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, है ना। हमारी, आपको याद है लास्ट टॉपिक प्लेट्स पढ़ाए थे मैंने आपको, कि हमारे प्लेट्स मूव करते हैं, राइट। तीन तरह की मूवमेंट होती है। सेम तरफ आते हैं उनको हम कुछ और बोलेंगे, दूर जाएंगे उनको कुछ और बोलेंगे दोस्तों, राइट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रांसफॉर्म होता है, जहां पर दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। तो ये हमारी प्लेट्स की मूवमेंट हो रही होती है। सो ड्यू टू ऑल दिस फैक्टर्स, हमारे अर्थ पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम आज पढ़ने वाले। तो आपने अगर कभी भी कहीं भी जाकर देखा होगा, पहाड़ देखा होगा आपने, बीचेस देखे होंगे आपने, आपने झरना देखा होगा, मतलब आपकी आंखों से जितने भी चीजें आपने देखी होंगी आज तक, अगले 2 दिनों में आपको मैं वो हर चीज सिखा दूंगा कि वो चीज बनी कैसे होगी, उसके पीछे का फोर्स कौन होगा, ठीक। बट पहले बेसिक। तो देखो नॉर्मली क्या है, देखो आजकल जो हमारा अर्थ है वो, पहले जब हमारा अर्थ का ऑरिजिन हो रहा था, उस टाइम पर बहुत तेज मूव करती थी, है ना। अब थोड़ी स्लो हो गया है रेट अर्थ के मूवमेंट का, राइट। अर्थ के मूवमेंट का रेट आजकल स्लो है, अभी स्लो है, राइट। लेकिन पहले जब स्टार्टिंग में और तेज अर्थ का मूवमेंट था, राइट। तो इससे क्या होता था, जो भी इंटरनल फोर्सेस हैं, या कुछ ऐसे भी फोर्स हैं जो अर्थ पर बाहर से लगते हैं, ड्यू टू दीज फैक्टर्स अर्थ पे हमारे क्रस्ट का, या अर्थ के सरफेस की चीजों का, सरफेस पे जो भी आपकी चीजें हैं उनका मूवमेंट हुआ, उनका बेसिकली फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, राइट। तो ये सब हमारे फॉर्मेशंस वगैरह आपके स्टार्ट होते हैं। तो ध्यान रखना, जो मैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस आपको सिखाने वाला हूं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहली बात तो आपको समझ में आया कि भैया जियोमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ, मतलब अर्थ को बनाने वाले फोर्सेस। सो जियोमॉर्फिक फोर्सेस दोस्तों हमारे होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है हमारा इंडोजेनेटिक फोर्सेस या इंडोजेनिक फोर्स, इंडो का मतलब अंदर से लगता होगा। दूसरा हमारा होता है एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स का मतलब क्या हुआ दोस्त, कि अर्थ पर ऐसे फोर्सेस हमारे हैं जो बाहर से लगते हैं। अब मैं आपको ऑलरेडी 2 फोर्स के बारे में पढ़ा चुका हूं, जो अंदर से लगते हैं। कौन? याद करो, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ये सब हमारे फोर्स ही तो थे। कि नीचे से भैया मैग्मा गर्म हो रहा है, मैग्मा ऊपर आया, बाहर लावा बन गया, और पत्थर के फॉर्म में आपका हमारा क्या हुआ, पत्थर बन गया। अब यही पत्थर ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसी को हम वेदरिंग बोलेंगे, जिसको मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा आज, ठीक। सो वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है, टाइप ऑफ वेदरिंग के ऊपर सवाल आता है। तो इस पर मैं बाद में आता हूं, पहले बहुत बेसिक समझो। सो जियोमॉर्फिक प्रोसेस दोस्तों 2 प्रकार के, वन इज इंडोजेनिक, दूसरा इज एक्सोजेनिक, राइट। नॉर्मली जो हमारा इंडोजेनिक फोर्स होता है, ध्यान रखिएगा, इंडोजेनिक फोर्स हमारे लैंड बिल्डिंग फोर्स भी हम इनको बोलते हैं। इनको वी कॉल लैंड बिल्डिंग फोर्स, दे आर लैंड बिल्डिंग फोर्सेस हमारे, ठीक। और जो हमारे एक्सोजेनिक होते हैं, इनको हम लैंड वियरिंग फोर्सेस बोलते हैं। लैंड वियरिंग फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ, देखो बड़ा कॉमन सा है, कि अर्थ की सरफेस पर कंटिन्यूअसली आपके एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे होते हैं, राइट। और उससे क्या होता है, अर्थ की सरफेस को वो वियर टियर कर देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, राइट। इसका बेसिक एग्जांपल बताऊं? अरे भाई बारिश होती है, बारिश से क्या होगा,
आपका अर्थ की सरफेस पर इरोजन होगा, राइट। सन पड़ता है, सनलाइट, सनलाइट से क्या होगा? कभी देखा है आप लोग गांव वगैरह में बोलते हैं कि भाई यार एक फसल पूरी हो गई है, अब इस पे धूप लग जाएगी तो फिर इसको हम फिर से जुताई करा देंगे इसमें। तो खेत को ऐसे लोग छोड़ देते हैं कि इसमें धूप पड़े, 10 दिन 20 दिन तक धूप पड़े। तो सनलाइट एक फैक्टर हो गया कि सनलाइट क्या करता है, आपकी चीजों को ब्रेक डाउन करता है, चीजों को, हमारे जमीन को टीयर वियर करता है। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जो हमारे कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं उनको हम लैंड वियरिंग फोर्स बोलते हैं, और इंडोजेनिक को हम लैंड बिल्डिंग फोर्स बोलते हैं। कैसे भैया? अरे भूल गए क्या? एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे आपकी दब गई है, यहां पे फोल्डिंग चालू हो गई तो जमीन बन रही है ना, राइट। और ये फोर्स कौन सा था? नीचे से आपका फोर्स आ रहा है। ओके, सो इंडोजेनिक फोर्सेस हमारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जो जमीन के अंदर लगते हैं, राइट। और एक्सोजेनिक हमारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जो बाहर से लगते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक भैया। ये आपका बेसिक क्लियर हो गया, अंदर से लगने वाला फोर्स और बाहर से लगने वाला फोर्स। अच्छा जी, अब इंडोजेनिक फोर्स के हमारे मेन दो टाइप होते हैं, ध्यान सुनना। जो हमारे इंडोजेनिक फोर्सेस हैं दोस्तों, यहां पर पता है लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं इस टॉपिक में? क्योंकि इस टॉपिक में नेम्स बहुत सारे होते हैं, राइट। इंडोजेनिक जो हमारे दोस्तों फोर्सेस हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस के मेन हमारे दो पार्ट होते हैं। पहला होता है डायस्ट्रोपिज्म। अब ये पहला टर्म जो आप सीखोगे आज कि व्हाट इज डायस्ट्रोपिज्म। सो डायस्ट्रोपिज्म हमारा हो गया पहला, और दूसरा आपका होता है वॉल्केनिज्म, जिसको आप ऑलरेडी पढ़ कर आ रहे हो। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे अंदर से फोर्स बाहर आता है वॉल्केनो में, और हमारी तरह तरह की रॉक बनती है, याद है ना? इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, कैसे आपकी इग्नियस रॉक बनती थी, अंदर से लावा बाहर आता था, राइट। सो वॉल्केनिज्म से, वॉल्केनिज्म जो हमारा फोर्स है उससे कैसे अर्थ की सरफेस पर चीजें हमारी बनती हैं, अफेक्ट होती हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन डायस्ट्रोपिज्म एक टॉपिक है हमारा, राइट। तो डायस्ट्रोपिज्म और ये दोनों हमारे इसके टाइप। अच्छा जी, वहीं पर वेदरिंग हमारा हो गया। वेदरिंग, मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, और इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन और डिपोजिशन दोस्तों, ये चार आपके वो फैक्टर्स हैं भाइयों, ये चार हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कहां होते हैं, जो कि होते हैं ड्यू टू एक्सोजेनिक प्रोसेस। तो एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से, यानी जो बाहर से फोर्स लगता है, उनकी वजह से अर्थ की सरफेस पर वेदरिंग होता है, मास वेस्टिंग होता है, इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है। चारों को मैं एक एक करके आपको सिखाऊंगा। वेदरिंग में आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि हमारे टाइप्स कौन से होते हैं। मास वेस्टिंग में आप ये भी देखोगे कि लैंडस्लाइड क्या है, रैपिड मूवमेंट्स क्या है, स्लो मूवमेंट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स भी एग्जाम में पूछता है। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, एकदम खतरनाक तरीके की आप पढ़ाई करने वाले हो इस टॉपिक में, ठीक है। चलो, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब है जो अर्थ को बनाता है या अर्थ के क्रस्ट को बनाता है। तो वो अंदर से फोर्स लगेगा तो उसको बोलेंगे इंडोजेनिक, बाहर से लगेगा तो उसको बोलेंगे एक्सोजेनिक। जो इंडोजेनिक फोर्सेस हैं उसमें मेन डायस्ट्रोपिज्म हो गया और वॉल्केनिज्म हो गया। एक्सोजेनिक में आपका वेदरिंग हो गया, मास वेस्टिंग हो गया, इरोजन हो गया और डिपोजिशन हो गया, राइट। ये आपके हमारे दोस्तों मेन फैक्टर्स हैं, ध्यान रखना, ठीक। ओके, अच्छा जी, अब जरा आते हैं, पहले समझते हैं डायस्ट्रोपिज्म, राइट, कि व्हाट एग्जैक्टली इज डायस्ट्रोपिज्म और कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान सुनना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट डायस्ट्रोपिज्म, और इस टर्म का मतलब क्या होता है। देखो, डायस्ट्रोपिज्म जो हमारा टर्म होता है दोस्तों, इस टर्म का बहुत सिंपल मतलब है। इसका मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें नया लैंडफॉर्म बन रहा हो उसको बोलते हैं डायस्ट्रोपिज्म। खत्म। मतलब अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस विच, जो कि आपका क्रिएट करता हो, क्रिएट्स न्यू लैंडफॉर्म। खत्म। मतलब नया लैंडफॉर्म जो आपका बनाता हो, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके तहत जमीन पर कुछ भी फॉर्मेशन हो रहा हो, उसको दोस्तों वी कॉल डायस्ट्रोपिज्म। मतलब ऑल द प्रोसेस जो आपके जमीन को एलिवेट करते हो, या शायद चीजें बनाते हो, बिल्डअप करते हो, राइट, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डायस्ट्रोपिज्म। अब ध्यान से सुनना, डायस्ट्रोपिज्म के अंदर चार मेन
फैक्टर्स हैं या 4 मेन चीजें आती हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट 2 ही हैं, बाकी 2 आप पढ़ चुके हो। कौन कौन से देखते हैं। सो डायस्ट्रॉपिज्म में पहला आपका आएगा हमारा ओरोजेनिक प्रोसेस। नंबर 1 इज ओरोजेनिक प्रोसेस। अब ओरो वर्ड सुना होगा आपने शायद कभी ना कभी, नहीं सुना कोई बात नहीं। पहला है दोस्तों हमारा ओरोजेनिक प्रोसेस। दूसरा हमारा होता है इप्रोजेनिक प्रोसेस। सेकंड इज इप्रोजेनिक प्रोसेस। ठीक। तीसरा दोस्तों हमारे होते हैं अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और चौथा हमारा होता है ड्यू टू आपके प्लेट मूवमेंट्स, राइट। प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट हमारा, प्लेट टेक्टोनिक के हमारे मूवमेंट। ठीक है भाई। सो डायस्ट्रॉपिज्म का सिर्फ इतना मतलब था कि ऐसे प्रोसेस हमारे इस दुनिया में जितने प्रोसेस होते हैं जिनसे नए नए लैंडफॉर्म्स बनते होंगे, राइट, अर्थ के क्रस्ट बनते होंगे, उनको सबको हम डायस्ट्रॉपिज्म के अंदर क्लब करते हैं, या उन सबको हम डायस्ट्रॉपिज्म बोलते हैं। अब इसमें आपने देखा कि यार मेन हमारे 4 हैं, राइट। ओरोजेनिक, इप्रोजेनिक, अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपकी। तो ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। तो हमें मेन फोकस करना है इन दोनों पर, ओरोजेनिक और इप्रोजेनिक। ये दोनों प्रोसेस हमारे क्या होते हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो इप्रोजेनिक प्रोसेस क्या होता है एंड व्हाट इज ओरोजेनिक प्रोसेस। आई, ये मैं यहां तक बता दूं, फिर मैं एक बार समराइज कर दूंगा। इतने में कोई डाउट होगा तो पूछ लेना आप, ठीक है। सो नंबर 1 इज दोस्तों हमारा इप्रोजेनिक प्रोसेस। फर्स्ट हमारा है इप्रोजेनिक प्रोसेस हमारा। अब भैया इप्रो का मतलब क्या होता है ये पता नहीं। इप्रो का मतलब होता है जमीन, राइट। सो इप्रोजेनिक प्रोसेस में हम जमीन के ऑरिजिन की बात कर रहे होते हैं, ऑरिजिन ऑफ लैंड, राइट। इप्रोजेनिक में दोस्तों आपका क्या होता है, ऑरिजिन ऑफ लैंड, राइट। और जो आपका ओरोजेनिक होता है दोस्तों, ओरोजेनिक, ओरोजेनिक में क्या होगा दोस्तों, ओरोजेनिक में आपका हमारा क्या आएगा, यहां पर इसका मतलब होता है ऑरिजिन ऑफ माउंटेन्स या माउंटेन बिल्डिंग। सो ओरोजेनिक होता है माउंटेन बिल्डिंग और इप्रोजेनिक होता है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, राइट। कैसे भैया, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका सिंपल एग्जाम्पल ले लो मैग्मा का। ये जमीन के अंदर हमारा मैग्मा भरा हुआ है, राइट। ये मैग्मा बाहर आएगा। अब यहीं पर तुम होपफुली आपको याद होगा बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, है ना, फैल्कोलिथ, सिल, आपके हमारे डाइक, होपफुली चीजें आपको याद होंगी, आप रिवाइज करते होंगे, वरना कोई मतलब नहीं मेरे इतना पढ़ाने का डिटेल में यार, ठीक है, इतना ड्रॉ कर करके, ठीक है। सो अंदर भाइयों मैग्मा भरा है मान लो। अब अंदर मैग्मा भरा है, मैग्मा चैम्बर है, बैथोलिथ वगैरह है, वहां से बाहर लावा के फॉर्म में बाहर आया, और लावा के फॉर्म में बाहर आया, और बाहर आके बड़ा पत्थर बन गया, ठीक। बड़ा पत्थर बन गया, सॉलिडिफाई हो गया, बाहर आके क्या हुआ, सॉलिडिफाई हो गया। अब उसके बाद ये टूट गए, उसके बाद इनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन हुआ पत्थर जी के ऊपर, और पत्थर जी हमारे टूट गए। अब पत्थर जी क्यों टूटे होंगे, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। तो रॉक क्यों टूटा है, कौन कौन से फैक्टर्स उनको तोड़ देते हैं या तोड़ के कुछ और बना देते हैं, यही हमें पढ़ना है इस पूरे टॉपिक में। तो इमेजिन नॉर्मली मैग्मा से बाहर लावा आया होगा, लावा ठंडा हुआ, पत्थर बन गए होंगे, इग्नियस रॉक आपकी। अब पत्थर सॉलिडिफाई होकर फिर टूट गया बाद में, राइट। अभी टूटा कैसे होगा, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा वेदरिंग में कुछ देर के बाद। सो पत्थर हमारे दोस्तों टूट गए। अब टूटने के बाद क्या होगा भाई, टूटने के बाद कुछ ना कुछ बना दिए होंगे, लैंड फॉर्मेशन हो गया आपका, लैंड फॉर्मेशन हो गया। पत्थर टूट के क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा, जमीन आपकी बन गई। इसी को हम कहते हैं इप्रोजेनिक प्रोसेस हमारे। सो इप्रोजेनिक प्रोसेस हमारे क्या थे दोस्तों, इप्रोजेनिक प्रोसेस हमारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें कि आपकी हमारी जमीन की फॉर्मेशन होती है, राइट। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग अपलिफ्ट और वार्पिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपके लिए लिख दूं, अ प्रोसेस, राइट, इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग अपलिफ्ट या वार्पिंग, अपलिफ्ट हो गया जमीन या वार्पिंग हो गया, मतलब कुछ भी आपका फॉर्मेशन हो गया ऑफ क्रस्ट, इसको हम बोलेंगे इप्रोजेनिक प्रोसेस हमारा, ठीक है भाई। अच्छा जी, व्हाट अबाउट ओरोजेनिक। कुछ नहीं, ओरोजेनिक में आपका होता है माउंटेन बिल्डिंग। कैसे होता होगा भैया, अरे भाई पढ़ा तो है तुमने, एक आपका प्लेट दूसरे प्लेट में दब गई, यहां हो गया फोल्डिंग, खत्म, लो पहाड़ बन गया।
राइट, कितना आसान है। सो ओरोजेनिक में क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग होती है फोल्डिंग की वजह से आपकी, और एप्रोजेनिक में क्या होता है, नॉर्मल आपकी जमीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो चीज दोस्तों आपने पढ़ी यहां पर, राइट, ये दो टर्म आपने यहां पर सीखे। अच्छा जी, अब एक फैक्टर यहां पर और ध्यान रखना, या एक चीज और ध्यान रखना, राइट, वो चीज क्या है हमारी, कि आपकी जो एप्रोजेनिक है, एप्रोजेनिक इज हमारी, एक इसमें से आपकी फोर्स है जो एक में आपके फोर्स वर्टिकल लग रहा है, एक में फोर्स आपका हॉरिजेंटल लग रहा है, राइट, दिख गया होगा आपको। तो ध्यान रखना, इप्रोजेनिक में आपकी चीजें वर्टिकल होती हैं, वर्टिकल फोर्सेस लगते हैं यहां पर। अब भाई मैग्मा ऊपर आएगा ना, वर्टिकल फोर्स लग रहा है, लेकिन ओरोजेनिक में आपके दोस्तों हमारी हॉरिजेंटल फोर्सेस होता है, जहां एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर टकरा रही है, देखो, तो यहां मूवमेंट कैसा हो रहा है, मूवमेंट आपका हॉरिजेंटल हो रहा है ना। सो ओरोजेनिक इज हॉरिजेंटल मूवमेंट, एंड इप्रोजेनिक में आपके वर्टिकल मूवमेंट होते हैं। ये एक डिफरेंस ध्यान रखना, राइट। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि इप्रोजेनी एक कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस है, और ओरोजेनी इज माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। ये मैं यहां पर स्टार मार करके लिख दे रहा हूं, सवाल बनता है। सो व्हाट इज ओरोजेनिक, हमारा क्या था, ओरोजेनी में था हमारा, ओरोजेनी इज हमारा माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस जो होता है उसको हम कहते हैं ओरोजेनी। और जो हमारा इप्रोजेनी होता है भाइयों, इप्रोजेनी क्या होता है, इप्रोजेनी इज हमारा कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस। कॉन्टिनेंट का मतलब जमीन हो गया आपका, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस हमारा होता। बस, और क्या ध्यान रखेंगे भैया, और भैया मुझे याद है कि ओरोजेनी जो होता है ये आपका हॉरिजेंटल होता है, एप्रोजेनी जो हमारा होता है आपका वर्टिकल होता है। बस खत्म, ठीक। चलो एक बार अभी तक का मैं लेट मी समराइज, ठीक है, फिर अब बताना कितना आसान लग रहा है। दोस्तों आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि अर्थ पर, जो अर्थ का हमारा क्रस्ट है वो अनइवन क्यों होता है, मतलब कहीं पर पहाड़, कहीं पर कुछ और, कहीं पर गड्ढा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें हमारी होती हैं जिसकी वजह से अर्थ का क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हमने पढ़ा कि यार इस और इन सब को हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस में क्लब कर लेते हैं, कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब क्या है, कि अर्थ को अपना शेप कैसे मिला, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जियो, को कैसा मॉर्फ हमने किया, मतलब जियो का मतलब अर्थ हो गया, अर्थ की मॉर्फोलॉजी का प्रोसेस, मतलब अर्थ के बनने का प्रोसेस, ये हम पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने आपको सिखाया कि यार ये दो प्रकार से संभव है। एक, अगर फोर्स अंदर से लग रहा हो, इमेजिन करो अर्थ के नीचे से फोर्स लग रहे हो। अब अर्थ के नीचे से फोर्सेस कौन से लगते हैं आपके, यही लगते हैं, अर्थक्वेक हो गया, प्लेट्स मूव करती हैं, वोल्केनो हमारा हो गया, राइट, यही सब तो है। इन्हीं को हम साथ में क्लब करके डायस्ट्रोपिज्म बोल देते हैं, बस। दूसरा हमारा फोर्स है एक्सोजेनिक, जिसमें कि हमारे कौन कौन से फोर्सेस थे आपके, जिसमें वेदरिंग आएगा, मास वेस्टिंग आएगा, इरोजन आएगा, डिपोजिशन आएगा। ये सारे हमारे फोर्सेस बाहर से लग रहे होते हैं, इसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं इंडोजेनिक, जिसमें वॉल्केनिज्म अलग से भी हम कर लेते हैं, ऑल दो वॉल्केनिज्म हमारे डायस्ट्रोपिज्म के अंदर भी इंक्लूड है, कोई ऐसा अलग नहीं है, ठीक है। सो डायस्ट्रोपिज्म का मतलब सिर्फ इतना था कि आपके हमारे चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, ओरोजेनिक, इप्रोजेनिक, अर्थक्वेक और प्लेट, ये दोनों आपको पता है। इप्रोजेनिक और ओरोजेनिक में बस इन्हीं की हेल्प से ही चीजें हो रही है, ठीक है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। ओरोजेनिक में क्या होगा, खाली हम बात करेंगे माउंटेन बिल्डिंग की, केवल और केवल डील करेंगे माउंटेन बिल्डिंग से, कि जो नया पहाड़ बनता है, उस पहाड़ के बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं ओरोजेनी, और इस प्रोसेस को कहेंगे ओरोजेनिक प्रोसेस, जो कि होता है हॉरिजेंटल। खत्म, दैट्स इट। एप्रोजेनिक क्या था, जहां पर आपके नॉर्मल जमीन के फॉर्मेशन होते हैं, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है, जहां पर नॉर्मली विद द हेल्प ऑफ वोल्केनो हमारे रॉक्स ऊपर आएंगे, या आपके बाकी फिनोमेनाज होंगे, एंड उसकी वजह से हमारा ये पूरा प्रोसेस, पूरा लैंड का फॉर्मेशन हो जाए, एंड इन सबको हम क्लब करते हैं अंडर डायस्ट्रोपिज्म। खत्म। तो दोस्तों आपका इंडोजेनिक फोर्सेस आपने अच्छे से पढ़ लिया है, डायस्ट्रोपिज्म भी आपको समझ आ गया, वोल्केनो आपको पता ही है ऑलरेडी, ये चारों भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, ओरोजेनिक, इप्रोजेनिक, अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक, इनमें डिफरेंस क्या है। अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं आपको कंफ्यूज कहां करूंगा, मैं आपको कंफ्यूज करूंगा कि यार इप्रोजेनिक प्रोसेस जरा बताओ, वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, या इप्रोजेनिक प्रोसेस क्या माउंटेन बिल्डिंग है या कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, यहां मैं कंफ्यूज करूंगा। जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, यहां से एक बार फिर से लिख एक्सप्लेन करके कैसे आपका एप्रोजनी में क्या होता है, ओरोजनी में क्या होता है, प्लस ये, खत्म। यहां तक क्या सबको क्लियर है अच्छे से।
मस्त, परफेक्ट, ठीक है। मॉक टू का पार्ट ऑफ स्पीच एक बार, अरे भाई अभी प्लीज ये पढ़ लो यार, भैया आप मस्त पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है अभी। पढ़ो चुपचाप, ठीक है। चलो, तो भाई यहां तक अपने को क्लियर हो गया, ठीक है, कि भाई यहां तक कौन कौन सी हमारी चीजें, कौन कौन सी प्रोसेस हो रही। अब हम बात करेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस की, जिसमें आपको असली मजा तो वहां है। असली मजा कहां है? एक्सोजेनिक फोर्सेस में है, इंडो में तो कुछ मजा है नहीं, ठीक है। और इंडो आपको ऑलरेडी आता भी है यार, हम पहले भी पढ़ चुके हैं अर्थक्वेक के बारे में, वोल्केनो के बारे में, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, बस ये प्लीज ध्यान रखना दोनों को। मेन इंपॉर्टेंट यहां पर यही है, एप्रोजेनिक क्या होता है, ओरोजेनिक क्या होता है, डायस्ट्रोपिज्म क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ में आए, रटना नहीं है यार, ये समझ में आया कि कौन इंडो है कौन एक्सो है, उसका मतलब क्या है, ये आपको ना, ये क्लैरिटी ऑफ थॉट शुड बी देयर, ठीक है। चलो, अच्छा जी, अब ये मैं स्लाइड बाद में दिखा दूंगा आपको, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, लिख के ही दिखाता हूं मैं आपको। दूसरा दोस्तों हमारा है एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब खुद सोचो आप, आई वॉन्ट यू टू थिंक कि आज तक दुनिया में आपको क्या लगता है, पृथ्वी जो हमारी है उसमें से बाहर से कौन कौन से ऐसे फोर्सेस लगते होंगे दोस्तों, बाहर से हमारे ऐसे कौन कौन से फोर्सेस लगते होंगे जिनकी वजह से पृथ्वी पर चीजों का निर्माण हो रहा होगा, या चीजें आपकी खराब हो रही होंगी, या ब्रेक डाउन हो रहा होगा चीजों का, राइट। सबसे देखो, सबसे मेन फैक्टर अगर आपको बताऊं, एक होता है ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी देखो, एक चीज सिखाऊं, अर्थ पर अगर कुछ भी वियर टियर हो रहा है, या आपकी जिंदगी में कुछ भी वियर टियर होता है, तो मेरे भाई ये होता है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? स्ट्रेस की वजह से। समझे क्या? ठीक, समझे। जैसे कल मैंने ब्लड टेस्ट कराया था, और मेरा कोलेस्ट्रॉल और बाकी चीजें इतना हाई आया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कितना है, ठीक है। मैं जब उसको रिवर्स कर लूंगा बिफोर एंड आफ्टर, फिर आपको दिखाऊंगा। अभी खाली बिफोर नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। होपफुली 3-4 महीने में आई रिवर्स इट, क्योंकि अगर रिवर्स नहीं किया मैंने अभी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो स्ट्रेस, ठीक है। तो चाहे इंसान की जिंदगी में कुछ भी फॉर्मेशन हो रहा हो, डिफॉर्मेशन हो रहा हो, वो किसकी वजह से होता है भाइयों? स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, जैसे क्या है, इस एक प्रकार का स्ट्रेस क्या है कि भाई मुझे आज क्लास लेनी है, मस्त पढ़ाना है भाई, कि बच्चे को, हर बच्चे को समझ में आए, ये पॉजिटिव स्ट्रेस है ना, माइंड में मेरे है, सुबह से ये चीज है मेरे माइंड में, राइट। और एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है। तो इस दुनिया में दोस्तों समझ, ध्यान रखना कि चाहे वो अर्थ की बात हो चाहे इंसान की बात हो, बिना स्ट्रेस के कुछ नहीं होने वाला, राइट। विदाउट स्ट्रेस कुछ नहीं होने वाला। और जो चीजें स्ट्रेस डालती होंगी अर्थ पर, वही वही आपके फैक्टर होते हैं जिनसे अर्थ का क्रस्ट डिफॉर्म होता है या बनता है। अब जैसे मान लो पानी आपका बह रहा है, देखा होगा आपने घर में ना, टिब्बल से पानी गिर रहा होता है, जहां पर पानी गिर रहा होता है वहां पर गड्ढा हो जाता है, राइट। या आपको अगर मान लो कुछ तोड़ना है, पत्थर तोड़ना है, तो पत्थर पर चोट मारनी पड़ेगी ना, स्ट्रेस डालना पड़ेगा ना पत्थर पर भाई, राइट। बिना स्ट्रेस डाले दोस्त जिंदगी में कुछ चेंज नहीं होने वाला। इवन अगर आपका रिजल्ट भी आपको चेंज करना है, तो प्लीज स्ट्रेस करो, किस पर? अपनी वीकनेसेस पर, कंसिस्टेंट रहो, चीजें करो, ये होता है। तो सेम हमारे अर्थ के लिए है दोस्तों, राइट। कि ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी भी अर्थ की चीजों पर स्ट्रेस डालती है, राइट। तो दो आपके मेन फैक्टर हैं, ग्रेविटी हो गया, एक आपका ग्रेडियंट हो गया, राइट। पहले सुन लो फिर मैं लिख दूंगा इसको। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? एक टर्म्स आप सीखते हो ज्योग्राफी में, ग्रेडियंट। देखो भाई, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, राइट। ग्रेडियंट आपके हो सकते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, जो आपने पढ़ा था, याद करो, क्लाइमेटोलॉजी में। या आपके ग्रेडियंट हमारे पहाड़ पे भी हो सकते हैं, जमीन पे भी हो सकते हैं ना। मान लो कहीं पर ऐसे जमीन आपकी ऐसे है, ऐसे जमीन है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्रेडियंट, स्लोप ग्रेडियंट, ठीक। तो बिना ग्रेडियंट के भी अर्थ पर कुछ नहीं होता। हवा को भी मूव करना है ना, तो उसको चाहिए प्रेशर ग्रेडियंट। आपके हमारे पत्थरों को मूव करना है ना, तो भाई ढलान चाहिए ना उसको, ऊपर से नीचे आने के लिए, राइट। तो एक चीज ध्यान रखना कि ग्रेविटी जो है, आपका ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और दूसरा हमारा ग्रेडियंट जो है दोस्तों, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जितने भी आपके मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के अंदर या अर्थ के बाहर, वो ग्रेडियंट की वजह से ही होते हैं, ध्यान रखना। तो पहली एक लाइन जो आप ध्यान रखेंगे और अपने दिलो दिमाग में इसको फिट कर लेंगे, वो ये है, कि ग्रेविटी जो है, आपका ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जितने भी आपके मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के अंदर या अर्थ के बाहर, वो ग्रेडियंट की वजह से ही होते हैं, ध्यान रखना। तो पहली एक लाइन जो आप ध्यान रखेंगे
कि ऑल द मूवमेंट्स राइट ऑन द अर्थ सरफेस या इंटीरियर में, ऑल द मूवमेंट्स ऑन द सरफेस या फिर इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर में या सरफेस पर जो भी दोस्तों मूवमेंट होती है वो होती है ड्यू टू ग्रेडियंट। इट इज ड्यू टू ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है प्रभु? इसका मतलब यह है, ग्रेडियंट का मतलब यह है डिफरेंस फ्रॉम हायर लेवल टू लो लेवल, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट? ये मतलब होता है दोस्तों आपके ग्रेडियंट का। तो बिना डिफरेंस के भाई आपको मोबाइल भी चार्ज करना है ना, तो मोबाइल डिस्चार्ज होगा तभी चार्ज होगा, ऐसा नहीं कि फुल बैटरी है तो चार्ज होने लगेगा, नहीं। तो इसका मतलब तो समझे, इसका मतलब ये होगा कि अगर आप मेरी क्लास में पढ़ने आ रहे हो और अगर आपने ऑलरेडी अपना दिमाग अलग अलग थॉट्स से, अलग अलग कॉन्सेप्ट से भर रखा है, तो फिर ट्रांसफर नहीं हो सकता ना नॉलेज का, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मूव करने के लिए आपको चाहिए ग्रेडियंट। तो अगर राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, देन डेफिनेटली आई एम एट द हायर लेवल, अगर आप नॉलेज वाइज बात कर रहे हो तो वो हाई से लो मूव मूव करेगा ना। बट अगर आप लो पे नहीं रहोगे, राइट, तो फिर दिक्कत है ना। इसीलिए लोग बोलते हैं कि हाँ फोकस रहो, जो सीख रखा है इसके पहले उसको साइड में रख दो, अभी एकदम जीरो से स्टार्ट करो, समझे? तो ये सेम कॉन्सेप्ट जिंदगी में, लाइफ में, अर्थ पर हर जगह काम देती है। चलो, ये कुछ कहानी मैंने आपको सिखाई। यहां पर वापस आते हैं, जो आप तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा, राइट, क्या पूछेगा उस पर मैं आता हूं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं, ये आपके वो फोर्सेस हैं जो अपनी एनर्जी को डिराइव करेंगे आके ऐसे अलग अलग एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक, यहां मैंने अभी क्या मेंशन किया था? मैंने आपको यह मेंशन किया कि भाई एक्सोजेनिक चीजें होने के लिए या अर्थ पर कुछ भी होने के लिए आपको चाहिए ग्रेडियंट, और ग्रेविटी का भी रोल मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। अब मैं चाहूंगा कि आप खुद सोचो कि हम जब खाली स्पेसिफिकली बात करेंगे एक्सोजेनिक चीजों की, तो ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जो हमारे एक्सोजेनिक चीजों को या एक्सोजेनिक तरीके से अर्थ को इंपैक्ट करती होंगी, राइट? रिपीट कर रहा हूं बिकॉज कुछ लोग को ऊपर से गया होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अर्थ को बाहर से वो कौन कौन से फैक्टर्स एज पर यू हैं जो अफेक्ट करते होंगे। चलो, एक फैक्टर मैंने बता दिया, एटमॉस्फेयर। पहला फैक्टर दोस्तों हो गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अर्थ को इंपैक्ट करता होगा ना, कैसे भैया? अरे भाई, एटमॉस्फेयर में ही तो बादल बनते हैं, एटमॉस्फेयर में ही तो बारिश होती है, एटमॉस्फेयर में तो गैसेस हैं, सब कुछ है। तो एटमॉस्फेयर विल डिसाइड ना कि अर्थ पर कहां पर बाढ़ आएगी, कहां पर भाई सूखा पड़ेगा, कहां की जमीन कैसी होगी, कहां की सॉइल कैसी होगी, कहां की वेजिटेशन कैसी होगी, इवन कहां का क्रस्ट कैसा होगा। सिंपल। सो एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो डिसाइड करता है या कि हमारे अर्थ पर बाहर से कैसे चीजें होंगी, ठीक है। दूसरा सन, ऑब्वियसली सन। कैसे भैया? सन कैसे? जो मैंने आपको बताया था कि भाई सन क्या करेगा, जमीन को हीट अप करेगा, तो लो प्रेशर बनेगा, वहां पर हवाएं आएंगी, बारिश हो। या फिर आप नॉर्मली सन की हीट से खेतों को छोड़ देते हो, राइट? या सन क्या करेगा, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा सन का रोल। नॉर्मली आपका सन क्या करेगा, बड़े बड़े पत्थरों को गर्म कर देगा, और क्या करेगा, तोड़ फोड़ देगा उनको, राइट? धूप में आप खड़े रहो 2 दिन हालत खराब हो जाएगी। तो सोचो, जो पत्थर ऐसे पड़े रहते हैं धूप में, तो क्या धूप उनका इंपैक्ट नहीं करती होगी? करती होगी ना भाई। तो सन भी एक फैक्टर है जो हमारा एक्सटर्नली अर्थ की चीजों को या अर्थ की क्रस्ट की चीजों को अफेक्ट करता होगा। मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, ठीक। तीसरा, तीसरा दोस्तों जो मैंने आपको अभी सिखाया, यहां जो रामायण में मैंने किया, ग्रेडियंट और ग्रेविटी। सो ग्रेडियंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके साथ में ग्रेविटी भी, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होगा तो भाई पत्थर नीचे कैसे गिरेगा, पत्थर जमीन पर टिकेगा कैसे? और ग्रेडियंट नहीं होगा तो फिर मूव कैसे करेगा? बिना ढलान के मूवमेंट नहीं होगी ना, या बिना कम प्रेशर, लो प्रेशर या हाई प्रेशर के आपकी हवा का मूवमेंट नहीं होगा ना। सब कुछ कितना इंटरलिंक्ड है सोचो। तो एटमॉस्फेयर, सन, ग्रेडियंट या ग्रेविटी, राइट, ये आपके दोस्तों हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, कि जो एक्सोजेनिक चीजें हमारी होती हैं या जो एक्सोजेनिक प्रोसेस हैं वो अपनी एनर्जी यहां से डिराइव करती हैं, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक और हमारा होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। ये क्या बात है भैया, ये समझ नहीं आया। मॉलिक्यूलर स्ट्रेस ये भी एक फैक्टर होता है दोस्तों,
जिससे हमारा एक्सटर्नली अर्थ पर इंपैक्ट पड़ता है। कैसे भैया? देखो, इसका मतलब ये होता है भाई, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। मॉलिक्यूलर स्ट्रेस का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई पत्थर पड़ा है कहीं पर, कोई रॉक पड़ा है, इमेजिन कोई रॉक है। अब कोई भी रॉक होगा, इसमें क्या होगा? इसमें छोटे 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 मॉलिक्यूल्स होंगे ना आपके, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स होंगे आपके। कभी देखा है सीमेंट से बना हुआ घर होता है, जिसमें अगर पेंट नहीं हुआ है ना, प्लास्टर नहीं हुआ है, तो आप जब उसका थोड़ा सा तोड़ लेते हो किनारा और हाथ से ऐसे मसलते हो सीमेंट को, तो ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स नहीं बन जाते? राइट? या दुनिया में किसी भी चीज को ऐसे आप पकड़ के मसल दोगे ना, तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा। तो इमेजिन करो रॉक है हमारी, ठीक है? अगर हमारी एक रॉक है, अब रॉक के अंदर क्या है? रॉक के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? या टाइनी क्रिस्टल्स हमारे। अब जब इस पर क्या पड़ेगा, इस पर स्ट्रेस पड़ेगा, जब इस रॉक पर स्ट्रेस पड़ेगा दोस्तों, धूप से या कोई और फैक्टर की वजह से, तो जो अंदर के पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भी आ जाएंगे स्ट्रेस में, और वो यहां वहां भागने लगेंगे, यहां वहां दौड़ने लगेंगे भाई। राइट? फिर क्या होगा? कुछ टाइम के बाद ये रॉक आपकी टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगा। इस रॉक में आपको क्रैक देखने को मिलेगा। कभी देखा है बड़े बड़े रॉक्स में क्रैक हो जाता है? उसका रीजन क्या होता है? रीजन कोई भी हो सकते हैं, ये सारे कंबाइंड भी हो सकते हैं। हो सकता है उस पर बारिश पड़ी हो सकता है वेदरिंग हुई हो सकता है ऐसे ही क्रैक हो गया ड्यू टू केमिकल चीजें, कुछ भी हो सकता है रीजन। बट मैं आपको यहां ये सिखा रहा हूं कि मॉलिक्यूल्स जो हमारे होते हैं किसी भी रॉक के अंदर या किसी भी जगह, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भी एक फैक्टर होता है जो हमारे क्रस्ट पर अलग अलग चीजों को कैसे होंगी वो डिफाइन करता है। सिंपल। अब मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको, ठीक है? तो दोस्तों, इंडोजेनिक पढ़ने के बाद, यहां तक हमने पढ़ा था इंडोजेनिक प्रोसेस हमारे, हम आए हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस पढ़ने पर। यहीं पर मैं आपको सिखाऊंगा वेदरिंग। तो एक्सोजेनिक में दोस्तों हमारे वो प्रोसेस आते हैं, वो चीजें आती हैं जो बाहर से अर्थ के क्रस्ट को इंपैक्ट करती हैं। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस डिराइव करता है अपनी एनर्जी कहां से? एटमॉस्फेयर से, सन से, ग्रेडियंट से, राइट? स्ट्रेस से आपके, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस से आपके, राइट? ग्रेडियंट से आपके, ग्रेविटी से आपके। ये सब हमारे वो हैं जो चीजें आपकी हो रही होती हैं अर्थ के सरफेस पर, बड़ा कॉमन सा से, ठीक है? तो एक बार मैं और बताऊंगा, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे वेदरिंग पर। राइट? तो दोस्तों, एक बार अगर आपको मैं और बताऊं यहां पर, तो ये मैं क्या पढ़ाया आपको, ये एग्जाम में ये नहीं पूछेगा शायद, या पूछ लेगा तो बता देना। मैं आपको बस सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि आज सोचो, अपने आप को इमेजिन करो आप रॉक हो, और आप रॉक पड़े हो चट्टान कहीं पर जमीन पर। बहुत दिन से कुछ किया नहीं है भाई, मजा नहीं आ रहा, रोज वही तुम पर धूप पड़ रही है। तो रोज धूप पड़ेगी तो परेशान होगे नहीं होगे? सोचो आप रॉक हो, आप पर धूप पड़ रही है, धूप पड़े जा रही है, पागल हो जाओगे। रोज बारिश पड़े, पागल हो जाओगे यार, है ना? नीचे ग्रेविटी आपको बुला रही है, आओ आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ। ठीक है, पागल हो जाओगे तुम्हारे यार, ग्रेविटी बुला रही है मुझे यार नीचे, ऊपर से ग्रेडियंट भी है यार, अब तो जाना पड़ेगा मेरे को यार, अब तो मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। राइट? और उसके अलावा तुम्हारे घर के अंदर, तुम रॉक हो ना, तुम्हारे घर के अंदर मॉलिक्यूल्स बैठे हैं, वो मॉलिक्यूल भी आपस में पंगे कर रखे हैं कि भाई बहुत गर्मी है यार, गर्मी में हालत खराब कर रखे हैं हम लोग। तो उससे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आपकी वो रॉक टूट टूट जाती है। कहने का मतलब ये वो सारे हमारे फैक्टर्स थे जहां पर, जिनसे एक्चुअली, जिनसे हमें एक्सोजेनिक एनर्जी मिलती है एक्सोजेनिक प्रोसेस करने की। राइट? आसान, क्लियर? हम्म। प्रतीक, लैंड बिल्डिंग का मतलब होता है जमीन बनना। वो प्लेट्स के मूवमेंट होते हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव है या कंस्ट्रक्टिव है। दिस इज डिफरेंट फिनोमेना। ओके भैया, मजा आ गया। चलो आगे। इसीलिए डेजर्ट में रॉक नहीं मिलती, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है? अभी रुको तो, रुको रुको रुको, ठीक है? मोलिकुलर स्ट्रेस इज इंडोजेनिक, अरे अपना दिमाग तुम लोग कम चलाओ यार। जमीन के रिस्पेक्ट में हम इंडो एक्सो की बात करते हैं, रॉक के रिस्पेक्ट में नहीं। ठीक है? ओके। तो भाई ये था हमारा
एक्सोजेनिक। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं पढ़ना एक एक इसके बारे में। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा वेदरिंग क्या होता है, फिर मास मूवमेंट, राइट, ये दोनों हम कल पढ़ेंगे लैंडफॉर्म टॉपिक में अपने। इनको हम पढ़ते हैं अलग से लैंडफॉर्म्स, जहां मैं आपको सिखाऊंगा पानी बहते हुए पानी से क्या होता है, सी वेव से क्या होता है, ग्राउंड वाटर से क्या होता है, ग्लेशियर से क्या होता है, विंड से क्या होता है, ठीक है, इनसे डिपोजिशन क्या होते हैं। तो ये तो अलग टॉपिक है पूरा, लेकिन ये दोनों आज आप सीखोगे बढ़िया से। चलो, तो दोस्तों ये था हमारा एक्सोजेनिक प्रोसेस। अच्छा जी, एक और चीज, जैसे इंडोजेनिक में एक टर्म आपने सीखा था डायस्ट्रोपिज्म, यहां आप एक टर्म सीखोगे डेनुडेशन। तो कृपया एक टर्म ध्यान रखना, डेनुडेशन होता है। भैया इसका मतलब क्या है, व्हाट इज डेनुडेशन? सो भाइयों, डेनुडेशन होता है जितने भी आपके एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं, उन सबको एक हम कॉमन नेम देते हैं डेनुडेशन। खत्म। सो जितने भी हमारे ऑल दी एक्सोजेनिक प्रोसेस हमारे हैं, ऑल दी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो हमारे होते हैं, ऑल दी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो हमारे हैं, आर कवर्ड अंडर अ कॉमन नेम, आर कवर्ड अंडर अ जनरल टर्म या कॉमन नेम डेनुडेशन। खत्म। मतलब डायस्ट्रोपिज्म था पर्टिकुलरली हमारे इंडोजेनिक फोर्सेस के लिए। डेनुडेशन का मतलब क्या होता है, वही सेम ही होता है, क्रस्ट का बनना, ठीक है, लेकिन ये होता है फॉर एक्सोजेनिक फोर्सेस के लिए। खत्म, दैट्स इट। ठीक है, चलो भाई, तो ये चीज प्लीज ध्यान रखेंगे। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, राइट। तो इंडो में हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। एक्सो में अब हम मूव करेंगे, जहां पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा अबाउट वेदरिंग। अभी तक मैंने जो पढ़ाया आपको भैया, वो सब क्या था, वो सब तो फैक्टर थे जो आपके जहां से एनर्जी आती है, राइट। एटमॉस्फेयर से आएगी एनर्जी पत्थर तोड़ने की, सन से आएगी एनर्जी, ग्रेविटी से आएगी, ग्रेडियंट से आएगी, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस से आएगी। तो ये सारे आपके फैक्टर थे जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर एक्सोजेनिक प्रोसेस। अब हम उसी में एक एक करके पढ़ेंगे। सो नंबर वन इज हमारा वेदरिंग। ठीक, आई एम श्योर आपने ऐसे रॉक्स देखी होंगी जिसमें बीच का गायब हो गया या ब्रेक डाउन हो गया आपकी रॉक्स का, राइट। नाउ व्हाट इज वेदरिंग? तो पहले बात तो वेदरिंग बना है आपका वेदर वर्ड से। वेदरिंग हमारा बना है वेदर से, मौसम से, ठीक। तो कहने का मतलब ये होता है कि मौसम के एलिमेंट के एक्शन की वजह से जो भी चीजें होती हैं उसको हम वेदरिंग कहते हैं। खत्म। सो ड्यू टू वेदर्स एक्शन, ड्यू टू जो भी आपके हमारे वेदर के एलिमेंट के एक्शन होते हैं। अब वेदर का एलिमेंट कौन हो सकता है भैया, बारिश, भैया पानी, केमिकल चीजें कोई, बायोलॉजिकल चीजें में भी कोई हमारी, ठीक। सो ड्यू टू वेदर के एलिमेंट के एक्शन की वजह से कोई चीज का जब फॉर्मेशन होता है या ब्रेकडाउन चीजें होती हैं हमारी, उसी को हम कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, इमेजिन कोई बड़ा पत्थर है, ये अपनी जगह पर टूट गया, पत्थर हमारा अपनी जगह पर क्या हुआ, ब्रेक हो गया, ब्रेक डाउन हो गया इस पत्थर का हमारे। खत्म, पत्थर गया टूट, इसी को कहते हैं वेदरिंग। और द कोर डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन इज बेसिकली, वेदरिंग में कोई मूवमेंट नहीं होता, वेदरिंग में देर इज नो मूवमेंट भाइयों। वेदरिंग में कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलने वाला, मतलब कि जहां पर पत्थर पड़ा है वहीं पर पड़े पड़े पत्थर टूट जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बहता पानी आएगा और पत्थर को वहां से लेके जाएगा, नहीं, वो होता है इरोजन और डिपोजिशन में। वेदरिंग में खास बात ये होती है कि ये इन सीतू होता है। इन सीतू का मतलब होता है ऑन साइट, मतलब कि जहां पर पत्थर पड़ा है वहीं पर होगा वेदरिंग, कहीं अलग से नहीं होगा। सो वेदरिंग इज बेसिकली अ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन or chemical decomposition of your rocks due to the action of weather elements or climate। ये इसकी डेफिनेशन होती है, जिसको अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको, तो भैया जी, वेदर के किसी भी एलिमेंट की वजह से, चाहे वो पानी के थ्रू हो, कोई केमिकल के थ्रू हो, या कुछ भी हो सकता है, उसके थ्रू कहीं पर भी कोई रॉक पड़ी है, उसका टूट जाना, टुकड़ों में बट जाना, इसी को हम कहते हैं वेदरिंग। बस इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि यहां पर वो पत्थर मूव नहीं करेगा,
यहां पर मूवमेंट नहीं होगा दोस्तों, जिस जगह पत्थर पड़ा है वहीं पर ही चीजें आपकी होने वाली है, इन सितु या ऑन साइट ही चीजें हमारी दोस्तों होंगी। सो वेदरिंग इज योर इन सितु प्रोसेस। ये स्टेटमेंट देके पूछ लेगा तुमसे एग्जाम में कि वेदरिंग इज इन सितु, ये वर्ड्स ध्यान रखना। इन सितु का मतलब होता है जहां पर कोई चीज पड़ी है वहीं पर, राइट भाइयों। सो दिस वाज हमारा वेदरिंग। अब वेदरिंग के हमारे तीन बच्चे, या वेदरिंग हमारा होता है तीन प्रकार का, ठीक, जो हमें पढ़ना होता है। नंबर वन इज दोस्तों हमारा केमिकल वेदरिंग। नंबर वन इज केमिकल वेदरिंग, ध्यान सुनना। अब देखो, क्या रॉकेट साइंस है क्या ये, आपको पता नहीं है क्या? केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या होता होगा? केमिकल वेदरिंग का मतलब ऐसा ब्रेकडाउन पत्थर का जो केमिकल की वजह से होता हो। दूसरा, फिजिकल वेदरिंग, फिर मैं आपको दिखाऊंगा पीवाईक्यू। वेदरिंग पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा पीवाईक्यू, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग दोस्तों। देन थर्ड वी हैव बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे तीन प्रकार के होते हैं वेदरिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, जो दोस्तों हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से अर्थ पर क्या क्या होता है, और उन एक्सटर्नल फोर्सेस में हमारा वेदरिंग है, मास वेस्टिंग है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं वेदरिंग के बारे में। वेदरिंग का मतलब ड्यू टू वेदर एलिमेंट की वजह से कोई एक्शन आपका हो रहा है, उसको बोलेंगे वेदरिंग। ऑन साइट होगा, तीन प्रकार के होते हैं, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। चलो पहले बात करेंगे केमिकल की। आई एम श्योर आपने ऐसे रॉक्स देखी होंगी, राइट। सो केमिकल वेदरिंग का दोस्तों मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई केमिकल वेदरिंग? कितना आसान है। केमिकल वेदरिंग तब होगा जब कोई रॉक आपकी ब्रेकडाउन हो जाए ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। भाई क्या कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं ना। सो केमिकल वेदरिंग हमारी ऐसी वेदरिंग होगी जहां पर आपकी जो रॉक है, तुम लोग, रॉक्स हमारी क्या हो जाए? ब्रेकडाउन हो जाए ड्यू टू केमिकल्स। अब केमिकल्स की वजह से हमारे रॉक्स जो हैं वो ब्रेकडाउन जब वो हो जाएंगे दोस्तों, उनको बोलेंगे हम लोग केमिकल वेदरिंग। दैट्स इट, खत्म। तो केमिकल वेदरिंग कब होती है? जो आपके रेन वाटर, हवा या एसिड उस रॉक के अंदर मौजूद मिनरल के साथ रिएक्ट कर ले और उनको तोड़ फोड़ दे। माइंड में रखना कि मुझे उस पत्थर को तोड़ना है, उस रॉक को तोड़ना है, और प्रोसेस क्या है? पहला, केमिकल के थ्रू। तो केमिकल कैसे मिलेगा? हो सकता है बारिश में केमिकल हो सकता है हवा में हो सकता है एसिड कहीं पर हो। तो केमिकल वेदरिंग इज वेरी सिंपल दोस्तों। जब हमारा रेन वाटर, या तो रेन वाटर या फिर एयर या फिर एसिड रिएक्ट कर लेते हैं हमारे उस मिनरल के साथ जो रॉक्स में मौजूद होता है, रिएक्ट्स विद द मिनरल्स इन द रॉक। इस रॉक में मौजूद जो हमारे मिनरल्स हैं उनके साथ रिएक्ट कर लेंगे और उस बेचारे रॉक को खोखला कर देंगे यार, ऐसे बना देंगे, देखो बेचारा। ये हमारा केमिकल वेदरिंग का उदाहरण, राइट। सिंपल सा है। आपने आगे जो आपको सिखाऊंगा, डॉली करके एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे हमारे बहुत से रॉक होते हैं जिनमें पानी पड़ता है और वो पिघल जाते हैं। लाइमस्टोन वगैरह सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां एक सवाल ये बनता है कि केमिकल वेदरिंग के भी टाइप होते हैं भाई, और ये एग्जाम में पूछा गया है। केमिकल वेदरिंग के भी हमारे टाइप्स होते हैं, ध्यान सुनना। टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग। नंबर वन, राइट, नंबर वन इज हमारा दोस्तों सॉल्यूशन। बड़ा आसान है। और एक और चीज, ये सारे टाइप आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक चीज हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा होगा। अरे पानी भी इन्वॉल्व होगा, केमिकल भी इन्वॉल्व होगा, सब कुछ इन्वॉल्व होगा, हवा भी इन्वॉल्व होगी, सब कुछ इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। नंबर वन इज सोल्यूशन, राइट। अब व्हाट इज सोल्यूशन भैया? सोल्यूशन का मतलब क्या होगा? भाई सोल्यूशन किसको नहीं पता? सोल्यूशन का मतलब जब कुछ मिनरल आपके डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, उसी को बोलेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन आपका होता है पहला टाइप। अब इसमें होता क्या है ध्यान रखना। बहुत सारे आपके मिनरल्स हैं, जैसे ऑल्दो इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बस नाम पूछेगा, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं प्यार से,
और आपको मजा आ रहा है तो फिर थोड़ा बहुत ना मैं डिटेल भी आपको बता दे रहा हूं, बिकॉज एग्जाम अगर कुछ टफ करेगा तो वो यहां से करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बस ध्यान रखना है कि जो केमिकल की वजह से रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। उस केमिकल वेदरिंग के कई प्रकार होते हैं, जैसे आपके कार्बोनेशन हो गया, सोल्यूशन हो गया, राइट, हाइड्रेशन हो गया, सॉरी क्या था, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक। आ जाओ। तो सोल्यूशन समझना, सोल्यूशन का बस इतना मतलब है कि पानी में घुल गई रॉक तुम्हारी, दैट्स इट, खत्म। तो कुछ जैसे हमारे मिनरल्स होते हैं, इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं दोस्तों। हमारे कुछ होते हैं मिनरल्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, पता है आपको। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट हो गया, राइट। कैल्शियम मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपके कुछ मिनरल हैं जो प्रेजेंट होते हैं लाइमस्टोन रॉक में, दे आर प्रेजेंट इन लाइमस्टोन रॉक। ये भाइयों आपके लाइमस्टोन रॉक में होते हैं प्रेजेंट, ठीक। अब क्या होगा, ये होते हैं पानी में सल्यूबल, राइट। तो ये पानी में घुल जाएंगे और पानी इनको अपने साथ बहा के ले जाएगी, खत्म। कहने का मतलब, सल्यूशन का मतलब ये है घोल बन जाता है, कि बहुत बड़ी चट्टान तो है माना, लेकिन भाई उसका घोल बन जाएगा। मतलब पानी पड़ रहा है, पानी में मान लो डूबी हुई है आपकी, और क्या होगा, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि ऐसे हमारी बहुत से रॉक हैं जिनमें ऐसी चीजें होती हैं जो पानी में घुलनशील होती हैं। अब क्या होगा, जैसे चौक को अगर पानी में डाल दोगे तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद घुल जाएगी ना। सेम ऐसे पत्थरों में ऐसे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, तो उनका बन जाएगा सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक। आज दूसरा हमारा होता है कार्बोनेशन। सेकंड इज कार्बोनेशन। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, भले खाली नाम पूछ रहा है एग्जाम में, लेकिन यार एक स्टेप आगे हम लोग रहेंगे, ठीक है, एग्जामिनर से। व्हाट इज कार्बोनेशन भाई। कार्बोनेशन एक प्रक्रिया वैसे होती है आपका, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का रिएक्शन। ये जो कुछ टर्म मैं अभी यूज कर रहा हूं जो आपको नहीं पता है ना कि भैया ये क्या बोल रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सब्र करो। अभी के लिए बस इतना याद कर लो कि हाँ भाई, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसमें लाइमस्टोन में प्रेजेंट होता है और जो घुल जाता है पानी में, ठीक। नाउ व्हाट इज कार्बोनेशन। अब दोस्तों कार्बोनेशन जो हमारा टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग है, इसमें क्या होता है, इसमें एटमॉस्फेयर से हम लेते हैं CO2। रॉक क्या करती है, एटमॉस्फेयर से उसको CO2 मिल जाता है, ठीक, ध्यान रखना, राइट। और पानी मिल जाएगा उसको। तो CO2 और पानी हमारे आपस में मिलेंगे, यहां पर ध्यान सुनिएगा। तो CO2 मिला दोस्तों, राइट, CO2 आपका मिला, प्लस इसमें पानी मिला, उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं, रेन वाटर मिक्स होगा कार्बन डाइऑक्साइड से, और इस रिएक्शन में वीक एसिड का फॉर्मेशन होता है। बस ये चीज याद रखना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं क्या होता है दोस्तों। जब भी हमारा रेन वाटर मिक्सेस विथ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, टू फॉर्म, यहां पर एक वीक एसिड फॉर्म हो जाएगा, टू फॉर्म अ वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड बेसिकली, उसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है रॉक्स पर, राइट, जो कि रॉक से बेसिकली रिएक्ट कर लेगा आपका फर्दर, और उससे क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, डिसॉल्व आपकी हो जाएंगी। तो कार्बोनिक एसिड क्या करता है, ये डिसॉल्व कर देता है मिनरल्स वगैरह को, लाइमस्टोन वगैरह को क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा, दैट्स इट, खत्म। तो कहने का मतलब इसको याद कैसे रखोगे, कि बारिश आई, बारिश ने CO2 से रिएक्ट किया, बराबर एसिड रेन बन गई वो, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, और उसने मेल्ट कर दिया हमारी रॉक को। तो एम क्या था हमारा, वेदरिंग कराना। वेदरिंग कराने का मतलब रॉक का टूट जाना। तो रॉक टूट रही है, कैसे टूट रही है, बारिश का पानी आया, CO2 से रिएक्ट किया, और एसिडिक पानी बन गया जिसने कि रिएक्ट कर लिया आपके रॉक से और रॉक को तोड़ फोड़ दिया, खत्म। इसको बोलेंगे कार्बोनेशन या फिर केमिकल वेदरिंग, दैट्स इट। ओके, तीसरा, तीसरा एक हाइड्रेशन भी होता है, फिर से सेम आपका। अब हाइड्रेशन में मेन रोल पानी का होता है,
वैसे तो तीनों में पानी का रोल है, बट तो वही बात मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहचानने को बोलेगा देखो कौन सी रॉक हाइड्रेशन से इरोड हुई है, सॉरी कौन सी रॉक हाइड्रेशन से टूटी है, कौन सी रॉक हमारे किसी टूटी है। ये सब एक साथ फंक्शन कर रहे होते हैं, बस मैं आपको अलग अलग फैक्टर सिखा रहा हूँ। नो हाइड्रेशन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पानी आपका खाली अकेले काफी है यहाँ पर। सो पानी आपका हमारा ऐड होता है मिनरल में, और क्या करेगा वो, चीजों को ब्रेक डाउन कर दे, खत्म। सो दिस इज केमिकल एडिशन ऑफ वाटर, केमिकल एडिशन ऑफ वाटर। पानी आपका रॉक में जाएगा और रॉक को तोड़ फोड़ देगा, दैट्स इट। ठीक, इसके बाद दो आपके हमारे और होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, अब ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं शायद, बट स्टिल बता दूंगा मैं। और दूसरा होता है रिडक्शन। किसको नहीं पता भाई, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपके रॉक में होते हैं मिनरल, वो रिएक्ट कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से। सो मिनरल्स इन योर रॉक रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। इससे क्या होगा, इससे रॉक कुछ टाइम के बाद आपकी खराब हो जाएगी। कभी देखा है जब आपके मेटल्स खराब हो जाते हैं, लोहा खराब हो जाता है, इरोजन हो जाता, सॉरी उसमें कोरोजन हो जाता है, राइट। तो रॉक तो बहुत छोटी चीज है यार, मिनरल्स तो बहुत छोटी चीज है आपके। सेम रिडक्शन में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा वहां पे चीजें आपकी हमारी चीजें हो जाएंगी। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन बाकी तीन ध्यान रखना। अब मैं रिपीट कर रहा हूं बड़े प्यार से, फिर आप बताना, ठीक है। तो भाइयों हम पढ़ रहे हैं वेदरिंग, पहले हमने देखा क्या होता है। वेदरिंग का सिर्फ इतना मतलब होता है रॉक जहां पड़ी है वहीं टूट जाती है, इट इज कॉल्ड वेदरिंग। कोई मूवमेंट रॉक का नहीं होता भाइयों, यहां पर ध्यान रखिएगा, रॉक का कोई मूवमेंट यहां पर नहीं हो रहा है। अब तीन टाइप, पहला केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के हमारे टाइप होते हैं सोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक, केमिकल वेदरिंग का मतलब हुआ जहां ड्यू टू केमिकल्स आपके हमारे रॉक्स ब्रेक हो जाए। पहला हमने पढ़ा सोल्यूशन, इसमें क्या था, इसमें आपका सोल्यूशन और हाइड्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इसमें आप ये देख रहे हो कि यार हमारी कुछ मिनरल्स घुल जा रहे हैं पानी में, और उस प्रोसेस को हम सोल्यूशन बोल दे रहे हैं। अब पानी के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो उसको हम हाइड्रेशन बोल देंगे, कि ड्यू टू पानी रॉक हमारी टूट गई, उसको बोलेंगे हाइड्रेशन। कार्बोनेशन में क्या था कि भैया पानी जो आया उसने CO2 से रिएक्ट करके वीक एसिड बना लिया, उस वीक एसिड ने आपके मिनरल के साथ रिएक्ट करके रॉक को तोड़ दी। बस नाम पूछेगा एग्जाम में, सोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये सारे दोस्तों हमारे थे कौन, केमिकल वेदरिंग। अब मैं आता हूं फिजिकल वेदरिंग, राइट। अब फिजिकल वेदरिंग में क्या होगा भैया, कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ सिर्फ आपकी रॉक टूट जाएगी। अब सोचो कि आपके हमारे फिजिकल वेदरिंग कौन कौन होते होंगे। चलो पहला पहला हमारा होता है अनलोडिंग और एक्सपेंशन। तो पहले बात तो फिजिकल वेदरिंग होता क्या है भैया, बताने की जरूरत है क्या। व्हाट इज फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग का मतलब जहां पर ड्यू टू फिजिकल प्रोसेस हमारे, राइट, फिजिकल प्रोसेस की वजह से जो आपकी चीजें हमारी ब्रेक डाउन हो जाती हैं उसको बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। जैसे मान लो पत्थर था, उसमें पानी घुस गया, या मान लो बर्फ घुस गई, तोड़ दिया अंदर से उसने, खोखला कर दिया, राइट। टेम्परेचर पड़ा, खूब टेम्परेचर पड़ रहा है, अपने आप टूट गई आपकी रॉ। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, फिजिकल वेदरिंग में आते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो फिजिकल वेदरिंग का पहला टाइप दोस्तों ध्यान से देखना, फिजिकल वेदरिंग का पहला टाइप हमारा कौन सा होता है, पहला टाइप आपका होता है जो आप नॉर्मली, चलो फ्रीज कर लेते हैं, चलो पहले पहला टाइप आपका है फ्रीज थॉ, इसको हम बोलते हैं फ्रीज थॉ। ठीक, थॉइंग बोल लो या फ्रीज, फ्रीज थॉइंग बोल लो, या इसको आप फ्रॉस्ट रेजिंग भी बोलते हो, इसको हम फ्रॉस्ट रेजिंग के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या होता होगा सोचो, खुद सोचो इसमें क्या होता होगा। मान लो खूब बड़ी रॉक पड़ी हुई है हमारी, अब यहां पर फिजिकल प्रोसेस है आपका, मैकेनिकल प्रोसेस है मतलब, ठीक है, केमिकल प्रोसेस नहीं है। अब मान लो एक रॉक पड़ी, ठीक, इसमें क्या होगा भैया, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें आप देखोगे इसमें क्रैक्स हैं, उन क्रैक्स में मान लो आइस घुस गई, रॉक वगैरह में क्रैक होते हैं ना, उन क्रैक से क्या हुआ, आइस घुस गई।
अब आइस अगर अंदर घुस जाएगी तो क्या होगा? अंदर तुम्हारे सिस्टम में कुछ घुस जाएगा अभी, तो आपको खोखला नहीं कर देगा, राइट? आपको खोखला बना देगा अंदर से। दैट्स इट, खत्म। तो फ्रीज थॉइंग या फ्रॉस्ट रेजिंग में क्या होता है कि आपके वाटर या आइस इंटर कर जाती है रॉक में थ्रू क्रैक्स। स्पेशली कोल्ड क्लाइमेट में आपको देखने को मिलता है। तो वाटर फ्रीजेस बिकम्स आइस, एक्सपैंड करेगा और रॉक को तोड़ देगा। तो मैं ऑर्डर लिख दूं, होता क्या है इसमें? इसमें दोस्तों आपका होता है कि पानी आपका पहले फ्रीज होता है, मतलब ये जहां होगा जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे होता है। फ्रीज होगा, आइस बनेगा, फिर एक्सपैंड होता है और रॉक को तोड़ देगा। खत्म। अल्टीमेट एम हमारा क्या था? रॉक को तोड़ना ना। और ये प्रोसेस में कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं होता, प्योरली फिजिकल तरीके से होता है। इसीलिए ये हम पढ़ते हैं फिजिकल वेदरिंग। दूसरा भाई, सेकंड टाइप हमारा होता है थर्मल एक्सपेंशन। कितना आसान, नाम से आप समझ गए होंगे। तो सेकंड टाइप हमारे वेदरिंग का है, फोकस वापस लेके आओ। ये वो टाइम होता है जब आपको लगता है हाँ यार अब तो आ गया समझ में। नहीं, गहरी सांस लो और दोबारा पानी पियो जल्दी। पानी पीजिए जल्दी। नो, व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन यार? थर्मल का मतलब टेम्परेचर। तो भाई आपका थर्मल एक्सपेंशन वहां होता है जहां रॉक पर क्या क्या पड़ता है? रॉक पर हीट पड़ती है दिन भर, रात भर ठंडा रहता है रॉक। जब हीट पड़ेगी रॉक पर तो रॉक एक्सपैंड होती है, रॉक एक्सपैंड होगी। जब कोल्ड पड़ेगा उस पर तो रॉक हमारी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब तुम्हारा जब ये रिपीटेड होगा, एक बार एक्सपैंड कंट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, गर्मी ठंडी गर्मी ठंडी, गर्मी ठंडी में तुमको बुखार आ जाता है ना, एसी में बैठे हो बाहर निकल जाते हो अचानक से बुखार आता है। सेम तो है, रॉक को आ गया बुखार, मर जाएगा, टूट जाएगा। तो थर्मल एक्सपेंशन वो फिजिकल वेदरिंग का टाइप होता है जहां पर क्या होता है, बड़े बड़े आपके पत्थर पड़े होते हैं जो कि ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कि भाई उन पर पड़ा, लाइट पड़ी, राइट, गर्म हुए दिन भर, रात में ठंडे हो गए, तो ये कंप्रेशन या एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, वो टूट जाते हैं बस। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। कभी देखा है अगर आप ग्लास में गर्म और ठंडा पानी डाल दो ना एक साथ, ग्लास टूट जाएगी आपकी, कांच की ग्लास ऑब्वियसली। ऐसे ही तुम्हारी ये पत्थर टूट जाते हैं खड़ाक। समझे? इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। या फोटो किसी और चीज की लगी है, दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन दोस्तों हमारा। ये था आपका सेकंड टाइप हमारा। अच्छा जी, अब आते हैं थर्ड टाइप पर। ये नाम पूछता है एग्जाम में दोस्त। थर्ड टाइप में आपका आएगा एक्सफोलिएशन, या इसको हम इवन ये भी बोलते हैं, आपके इसके नेम हमारे और भी हो सकते हैं। इसको हम आप अनलोडिंग और एक्सपेंशन भी बोलते हैं, जिसकी फोटो आपने भी ऊपर देखी। सो इसको वी कॉल अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन बोल लो। या इसी के लिए एक और वर्ड होता है दोस्तों हमारा, जो आपने सुना होगा शायद एग्जाम में कभी आया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन भी हम इसी को बोलते हैं। ये देखो फ्रॉस्ट रजिंग कैसे हुआ देखो। अब यहां बीच में रॉक गई, वो गया होगा आपका आइस, और उसने तोड़ दिया पत्थर को। ठीक, आइए, तो अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन बोलो या एक्सफोलिएशन बोलो। एक्सफोलिएशन जैसे आप कभी देखा है ओनियन के ऊपर से उसकी पीलिंग निकालते हो, कभी देखा होगा आपने। अरे कभी प्याज छीला है? प्याज जब आप छीलते हो तो उसके ऊपर से जैसे एक एक करके आप निकालते हो ना कवर, ऐसे ही रॉक के ऊपर से लेयर्स के फॉर्म में चीजें हमारी ऐसे हटती हैं। मतलब जो आउटर लेयर होती है हमारी रॉक की, आउटर लेयर्स ऑफ रॉक, वो बाहर निकल जाती है, उसको बोलेंगे पील ऑफ करना, पील ऑफ हो जाती है, राइट? किसकी वजह से? मे बी ड्यू टू टेम्परेचर या प्रेशर चेंज। ड्यू टू टेम्परेचर या प्रेशर चेंज की वजह से। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, बहुत लोगों की स्किन, स्पेशली आई गेस समर या विंटर में, बहुत लोग की स्किन क्या होती है, निकलती रहती है, नई आती रहती है स्किन, देखा होगा आपने, राइट? सिमिलर आपका हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका ऑनियन है।
जैसे आप ओनियन के ऊपर का कवर निकालते हो, ऐसे लेयर के फॉर्म में, ऐसे ही रॉक के ऊपर की ऐसे लेयर हमारी हट जाती, राइट। इसी को बोलते हैं अनलोडिंग, एक्सपेंशन या फिर एक्सफोलिएशन। सिंपल। तो ये एक्सफोलिएशन और ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, मतलब थर्मल एक्सपेंशन में मेन रोल आपका टेम्परेचर का है, अब वो कैसे भी ब्रेक डाउन हो जाए। बस डिफरेंस ये है कि एक्सफोलिएशन में लेयर्स के फॉर्म में आपके होते हैं, ठीक। ऐसे आपकी ऊपरी परत निकल गई पूरी, पील ऑफ हो गई, दैट्स इट। इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, ठीक है। ये हमारा एक और टाइप था आपका दोस्तों, दिस वाज हमारा एक और टाइप अनलोडिंग और एक्सपेंशन का हमारा, ठीक। ओके, लास्ट टाइप हमारा इसमें, लास्ट टाइप हमारा है सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। तो फिजिकल वेदरिंग का आखिरी टाइप होता है सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसको हम सॉल्ट वेदरिंग के नाम से भी जानते हैं, सॉल्ट वेदरिंग के नाम से भी दोस्तों हम जानते हैं इसको। क्या मतलब हुआ इसका सॉल्ट क्रिस्टल का? इसमें क्या हो रहा होगा? कुछ नहीं सॉल्टी वाटर घुस गया तुम्हारे रॉक के अंदर, तो सॉल्टी पानी था, होना आखिरी में वही है कि तुम्हारा पत्थर बेचारे को टूट जाना है। यहां पर रोल किसका होगा? नमक का होगा, और क्या। तो सॉल्टी वाटर गेट्स इनटू रॉक क्रैक्स, रॉक क्रैक्स में हमारे सॉल्टी वाटर घुस गए। अब क्या होगा? अब जब पानी इवापोरेट होगा, क्योंकि पानी अंदर है, ठीक है, सोचो रॉक के, आपके रॉक के अंदर पानी घुस गया, अब जब पानी इवापोरेट होगा, राइट, तो अंदर से पुश नहीं करेगा, जो आपके सॉल्ट क्रिस्टल्स होंगे वो पुश करेंगे उस रॉक को कि भाई बाहर निकलने दो बे, एक लात मारेंगे और फिर वो रॉक ऐसे टूट जाएगी, ठीक है। तो सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ में क्या होता है? सॉल्टी वाटर घुस गया अंदर, ओके, एंड व्हेन द वाटर इवापोरेट्स, बेसिकली व्हेन द वाटर इवापोरेट्स, आपके सॉल्ट क्रिस्टल ग्रो होंगे और रॉक को पुश कर देंगे, पुश द रॉक अपार्ट। तो ये नॉर्मली आपके हॉट एंड ड्राई एरियाज में आपको देखने को मिलता है, राइट। हॉट एंड ड्राई एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं। लेट मी रिपीट दिस फॉर यू। सो भाइयों, हमने पढ़ा वेदरिंग, और वेदरिंग के बाद मैंने आपको सिखाया केमिकल वेदरिंग, 5 टाइप नेम पूछते हैं, सोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बस उनके बारे में आपने पढ़ा। देन वी हैड फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में बस ये था कि कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं होगा, ड्यू टू हीट या ड्यू टू बाकी फैक्टर्स सीधे आपके हमारे ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अल्टीमेट एम है चीजों का ब्रेक डाउन होना। पहला था आपका फ्रीज थॉइंग या फ्रॉस्ट रेजिंग। नॉर्मली जहां पर टेम्परेचर आपका, जहां ठंडा एरिया होता है, वहां पर ऐसे बड़े बड़े रॉक्स में आपकी आइस घुस जाती है, आइस एक्सपैंड करती है उसके बाद, क्योंकि ड्यू टू दैट आपका पत्थर ऐसे अंदर से चट टूट जाएगा। इसको बोलेंगे फ्रीज थॉइंग वेदरिंग हमारी, राइट। दूसरा, थर्मल एक्सपेंशन। नॉर्मल खाली टेम्परेचर का रोल है, जहां पर गर्म ठंडा होता रहेगा और आपकी रॉक ब्रेक डाउन हो जाएगी। तीसरा, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, जिसको हम एक्सफोलिएशन से भी रिलेट कर सकते हैं, जहां पर ओनियन पीलिंग के फॉर्म में ऊपर के ऐसे लेयर्स लेयर्स के फॉर्म में आपकी चीजें ऐसे हमारी टूटती हैं रॉक से, उसको बोलेंगे अनलोडिंग या एक्सपेंशन। लास्ट में सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ भी एक टाइप था, सॉल्ट वेदरिंग जिसको बोल सकते हैं, जिसमें सॉल्ट अंदर घुस गया, सॉल्ट वाटर घुस गया, उसने क्या किया, उसने देखा आपने क्या किया, दैट्स इट। तीसरा हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है, कुछ नहीं है बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होगा? चट्टान के अंदर कोई पेड़ जाम गया, पेड़ निकल गया, देखा होगा आपने, बड़े बड़े चट्टानों में बीच से पेड़ निकल गया। अब क्या हुआ? पेड़ निकल रहा है, उसकी रूट्स फैलेंगी, तोड़ देगा पत्थर को, राइट। पत्थर को तोड़ देगा, उसकी आपकी हमारी रूट्स वगैरह, प्लांट की रूट पत्थर के अंदर घुस गई, पत्थर को तोड़ दिया। इसी को बोलेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। खत्म। वेदरिंग, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। हाँ भैया, आया आनंद, इमेजिन कर पाए? पानी वानी पी लो भैया। मजा आ गया। बेचारे रॉक्स, ओरोग्राफी कैसे हॉरिजॉन्टल होगा? जीत जी, तुम्हारे प्लेट्स हॉरिजॉन्टल ही मूव करती हैं वत्स। बायोलॉजिकल वेदरिंग बता दो, अभी क्या बोला बे अंकुश यार, भैया कहाँ रहते हो यार?
आयुष जी कह रहे हैं पापा को स्टेशन छोड़ने जाना, जाओ आयुष, कोई दिक्कत नहीं, अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है क्लास यार, अभी तो शुरू हुई है। संजय कोई बात नहीं, जितना समझ में आ रहा है अच्छी बात है, ठीक है, जितना आ रहा है उतना ही काफी है, पूरा ओपी हो गया, इजी तो है, ठीक है, बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। और तेज बोलूं, ठीक है। नैन्सी प्लेटू आपके छोटे होते हैं, मतलब बीच वाले होते हैं, जैसे कि पहाड़ और ऊंचे होंगे, प्लेन एरिया सपाट, प्लेटू आपके बीच वाले। चलो भाई ठीक है, बढ़िया लग गया, मजा आ गया। ओके अच्छा सुनो, तो अभी तो दो हमारे खत्म हुए हैं, सॉरी अभी तो हमारा पहला फैक्टर खत्म हुआ है ना। अब हम पढ़ेंगे मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट। अच्छा जी, ये क्या होते हैं भैया, ये तो आज तक किसी ने पढ़ा ही नहीं है ना। सो मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग क्या होते हैं, ध्यान से देखना। तो भाइयों एक बार वापस आ जाओ। तो आज हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस, इंटीरियर अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, ये हमने देखा। लैंड बिल्डिंग फोर्सेस, लैंड वेयरिंग फोर्सेस, दोनों चीज हमने सीखा दोस्तों, ठीक है। इंडो में क्या फैक्टर्स हैं हमारे, डायस्ट्रोफिज्म, वोल्केनिज्म। एक्सो में हमारे क्या फैक्टर्स हैं, इसको भी हमने देखा, दोनों फैक्टर्स हमने देख लिए, और ये सब पढ़ लिया आपने। अब वेदरिंग आपकी खत्म हो गई। अच्छा मैं एक काम करता हूं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ पीवाईक्यू को। लेट मी शो यू द पीवाईक्यूज। ये पिछली बार हमारे सवाल आए थे। ये सब पढ़ाऊंगा तुमको मैं आगे जाके। ये पढ़ चुके हो आप, ये पढ़ चुके हैं आप, ये करंट पढ़ चुके हैं आप, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको इसके बाद ही, बाकी तो साइंस है। सब कर लोगे आप, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। पढ़ाया था ना, कौन इग्निस और मेटामॉर्फिक दोनों में आता है, होपफुली आपको याद होगा। ये रहा, ये सवाल था हमारे उसका, एनडी का। और सीडीएस में भी देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ। सीडीएस में से एक लाइन से तुम्हारे सवाल बनेंगे, एक लाइन से। इस बार की ज्योग्राफी बहुत आसान आई थी यार, बहुत ज्यादा आसान। ये रहा। चलो पहले मुझे इसका आंसर बताओ, 112 का, बोल दे रहा हूँ। अभी हम मास वेस्टिंग पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, बताइए।
आसान। ओके, 90% लोगों ने सही कर लिया। लल्लू सवाल था आसान क्या? आ जाओ। चलो 80 सेकंड बताओ। 80 सेकंड बताइए। हाँ भाई, डन। इजी, इजी पीजी हो गया। चलो ठीक है, गुड। तो यहाँ केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल कौन नहीं है? एक्शन, एसिड एक्शन, राइट। ऑब्वियसली केमिकल है तो एसिड तो एक्शन तो आएगा ही उसमें। पानी वाला हो गया। क्या लल्लू सवाल, सी इसका आंसर है। और इसका आंसर है तुम्हारा डी। हाँ भैया, अब आसान लगा। और क्वेश्चन समझ में आया कैसे पूछेगा आपसे एग्जाम में। एक सवाल और आया था, अभी मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद दिखाऊंगा आपको। तीन तीन सवाल आए थे। चलो ठीक है, बढ़िया। ऑलमोस्ट 90% लोगों ने सही किया, ठीक है। क्लास नोट्स और डिजिटल नोट्स में कौन बेटर है? तुम बस यही करते रहो, है ना। यही पढ़ना लिखना नहीं है तुमको। पढ़ना शुरू कर दो भाई, कहीं से पढ़ लो यार भैया। गजब है लोग हो यार। चलो ठीक है। तो भाइयों हमने पढ़ लिया वेदरिंग। अब हम आते हैं किस पे? मास वेस्टिंग पे। कि भैया मास मूवमेंट क्या होता है, व्हाट इज मास मूवमेंट और व्हाट इज मास वेस्टिंग। बस 5 मिनट का टॉपिक हमारा और है। तो भाइयों देखो, मास वेस्टिंग जो हमारा होता है, राइट, या मास मूवमेंट इसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग, ठीक। तो इसका मतलब है नॉर्मल डाउनवर्ड मूवमेंट। इसका मतलब भाइयों बस इतना होता है, आपका नॉर्मल डाउनवर्ड मूवमेंट हमारा, डाउनवर्ड मूवमेंट किसका? सॉइल का। मतलब सॉइल का नीचे जाना, रॉक्स का नीचे जाना, या नॉर्मल आपके डेब्रिस जो होते हैं इनका नीचे आना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ओनली एंड ओनली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में दोस्तों क्या होता है? इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हमारे इन चीजों का दोस्तों होता है मूवमेंट। इसको हम कहते हैं मास मूवमेंट, राइट। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर रिवर, वाटर, विंड, ग्लेशियर, इन सब का कोई रोल नहीं होता। हाँ मतलब ये हेल्प तो करते होंगे, ठीक है, जमीन को सॉफ्ट करने में, लेकिन मास मूवमेंट होता है ओनली एंड ओनली ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान रखना, सवाल आया है कि मास मूवमेंट जो हमारे होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ठीक। अब मास मूवमेंट हमारे दो प्रकार के मेनली हम पढ़ते हैं। पहला टाइप हमारा हो गया स्लो मूवमेंट्स। स्लो मूवमेंट्स हमारे, कहने का मतलब, मास मूवमेंट का मतलब क्या है भाई साहब? ये ऊपर से पत्थर वत्थर हमारे नीचे चले आए, इसी को बोलेंगे मास का मूवमेंट। नीचे क्यों चले आए? ड्यू टू ग्रेडियंट, ड्यू टू ग्रेविटी, बस। सो ओनली ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी देखा है लैंडस्लाइड होते हुए? तो लैंडस्लाइड में रिस्पॉन्सिबल, अब डेफिनेटली बारिश हुई है, मिट्टी गीली हुई है, वो सब फैक्टर होते हैं, लेकिन उस मिट्टी को नीचे लाने में रिस्पॉन्सिबल केवल ग्रेविटी होता है। रिवर, विंड, ग्लेशियर, पानी, कुछ और ये सब फैक्टर नहीं होते। ध्यान रखना पहली बात तो, मास मूवमेंट में ओनली ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल। अब मास मूवमेंट के हमारे मेनली दो टाइप पढ़ते हैं हम लोग, कि कुछ मूवमेंट स्लो होते हैं और कुछ मूवमेंट रैपिड होते हैं। सो स्लो मूवमेंट्स एंड रैपिड मूवमेंट्स, और इनके नेम पूछता है एग्जाम में।
तो व्हाट इज स्लो मूवमेंट, पहले पढ़ेंगे हम लोग स्लो मूवमेंट। नाम से समझ गए होंगे स्लो मूवमेंट का मतलब क्या होगा भाइयों। स्लो मूवमेंट का मतलब ये होता है आपका, राइट। स्लो मूवमेंट का मतलब हमारा क्या होता है, स्लो मूवमेंट का मतलब इतना होगा दोस्तों जिसमें आपके हमारे ग्रेजुअल चीजें हों, राइट। मतलब जहां पर ग्रेजुअल मूवमेंट्स होते हैं हमारे, ऐसे मूवमेंट हमारे जो ग्रेजुअल होंगे भाई, आराम आराम होंगे, हौले हौले होंगे, और लॉन्ग टाइम फ्रेम में होंगे, और अ लॉन्ग टाइम, ठीक। लॉन्ग टाइम फ्रेम में जो हमारे मूवमेंट होते हैं, ये सडन नहीं होते, ये हमारे लॉन्ग टाइम फ्रेम में होते हैं। एग्जाम्पल, अब स्लो मूवमेंट के एग्जाम्पल पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल क्रीप। क्रीप पूछ लेगा एग्जाम में, अभी एक क्वेश्चन आया भी था इसके ऊपर, दिखाऊंगा पे। क्रीप जो है हमारा दोस्तों, इट इज टाइप ऑफ स्लो मूवमेंट। आप देखो, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, या एक्सोजेनिक हमारे कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे पहले आपने पढ़ा वेदरिंग, वेदरिंग के टाइप्स एंड सब कुछ हमने देखा। दूसरा हम पढ़ रहे हैं दोस्तों मास मूवमेंट, जिसमें आपने देखा कि यार मेन फैक्टर ग्रेविटी होता है। अब क्रीप, ग्रेविटी के अंदर दोस्तों क्रीप आएगा। क्रीप क्या है, क्रीप इज नथिंग बट वेरी स्लो मूवमेंट। सो क्रीप में क्या होता है, बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है, वेरी स्लो मूवमेंट ऑफ सॉइल डाउनहिल। सॉइल आपकी नीचे की तरफ बहुत आराम आराम मूव करती है, उसी को हम क्रीप कहते हैं। खत्म, राइट। नॉर्मली क्रीप्स जैसे आपने देखा होगा कहीं पर टिल्टेड ट्रीज वगैरह होते हैं, टिल्टेड ट्रीज, टिल्टेड फेंसेस वगैरह होते हैं, झुके हुए, आपने देखा ना झुके हुए खंबे होते हैं, झुके हुए ट्रीज होते हैं, तो वहां की जमीन पर क्रीप हुआ होता है। धीरे धीरे क्या होता है, कभी देखो, कभी कभी देखो आप कि पेड़ वगैरह से झुक जाते हैं। नीचे की जमीन क्या होती है ना, नीचे की जमीन आपकी ऊपर, स्पेशली पहाड़ों पर, पहाड़ों पर देखोगे नॉर्मली ट्रीज वगैरह से झुक जाते हैं, क्योंकि नीचे की जमीन आपकी नीचे चली गई, उसी को क्रीप बोलते हैं। तो क्रीप में बड़े आराम से मूवमेंट होता है आपके सॉइल का नीचे की तरफ, ठीक, ध्यान रखेंगे। दूसरा, सेकंड आपका होता है सॉलिफ्यूकेशन। एक टर्म हमारा होता है सॉइल फ्यूकेशन, राइट। इसमें क्या होगा भैया, इसमें आपका नॉर्मली एक कोल्ड रीजन में होता है, कोल्ड एरियाज में होता है, जहां पर जो आपके फ्रोजन ग्राउंड्स होते हैं ना, फ्रोजन ग्राउंड्स, वो नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी मूव कर जाते हैं। फ्रोजन ग्राउंड्स आपके हमारे नीचे की तरफ आपके मूव कर जाते हैं, ठीक। टॉप लेयर जो आपकी है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगी, खत्म। तो दोस्तों ये था हमारा स्लो मूवमेंट। तो स्लो मूवमेंट का मतलब जहां पर अर्थ क्वाइटली नीचे की तरफ आराम आराम मूव करती है, बहुत जेंटल मूव करती है, बहुत ग्रेजुअल मूव करती है, ओनली ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोलेंगे स्लो मूवमेंट। अब इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन, बट रुक जाओ, पहले मैं वो भी पढ़ा दूं उसके बाद फिर, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया स्लो मूवमेंट। अच्छा जी, दूसरा आता है रैपिड मूवमेंट। सेकंड हमारा है रैपिड मूवमेंट्स। अब रैपिड मूवमेंट्स में क्या है, रैपिड मूवमेंट्स में, इसमें आपका होता है कि ऑब्वियसली क्विकली होता है, और क्या, जहां पर डेब्रिस सॉइल रॉक ऊपर से नीचे गिरते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, और बहुत तेजी से गिरते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड, अब ये बताने की जरूरत है क्या लैंडस्लाइड क्या होता है। तो लैंडस्लाइड रैपिड मूवमेंट का एग्जांपल हो गया, जहां पर बड़े बड़े रॉक्स सडनली नीचे गिरते हैं, ये अचानक होता है, सडनली आपके नीचे की तरफ गिर जाएंगे दोस्तों, राइट। ये ऑप्शन देखो, ये मेन फैक्टर है लैंडस्लाइड का, अर्थक्वेक, लेकिन इसको ट्रिगर कौन करता है, इट कुड बी ट्रिगर्ड बाई, ट्रिगर्ड ट्रिगर्ड बाई हमारे हैवी रेन, बहुत बारिश हो रखी कहीं पर, उसकी वजह से अर्थक्वेक आया है, शायद उसकी वजह से, कहीं पर डिफोरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से में भी, ठीक है। तो लैंडस्लाइड हो गया, रॉक फॉल हो गया हमारा, राइट। एवलांचेस सुने होंगे आपने, एवलांचेस हमारे हो गए, एवलांच, राइट। डब्रिस फ्लो हो गया, ये सारे हमारे रैपिड मूवमेंट्स के एग्जांपल है, बड़ा आसान, ओके।
रैपिड मूवमेंट के, इवन स्लंप, एक स्लंप भी होता है, स्लंप भी हमारा रैपिड मूवमेंट का एग्जांपल है, जहां पर बड़े बड़े रॉक सॉइल नीचे गिर जाती। खत्म, चैप्टर खत्म दोस्त। तो क्या बेहतरीन टॉपिक था, एक बार मैं फिर से बता दूं। मास मूवमेंट जो था हमारा दोस्तों, इसमें बस अंतर ये था कि यहाँ पर बाकी कोई और फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होते, बस आपके ग्रेविटी इन्वॉल्व होता है। दो प्रकार के, स्लो मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट। स्लो मूवमेंट के कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए, क्रीप, सॉलिडिफिकेशन, आपके रैपिड मूवमेंट आपका फास्ट होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आप बताना। सीरियस में आई गेस 24 में उसी पेपर में आपके आया था, इसी पेपर में आपके आया था दोस्तों। ये सब तुमसे हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे सब। ये रहा। What kind of mass wasting process are commonly associated with creep? बोल दे रहा हूं बालक, पहले पढ़ो ध्यान से, और इज्जत रख लेना, कम से कम 90% लोग सही करना। वाओ, तो अच्छा क्वेश्चन था, और मजा आया क्या? ऑलमोस्ट 80% लोगों ने सही किया है इस क्वेश्चन को। ये पीवाईक्यू पहले देखने में आपको लगता रहा होगा कि भैया किस टॉपिक का है ये, है ना? क्या कहते हो? ये क्वेश्चन पहले आपको लगते रहे होंगे कि भैया ये किस टॉपिक के हैं ये सारे क्वेश्चन। क्या मजा आया है बालको? और सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ आया है। कुछ क्लासेस इतनी बेहतरीन होती हैं एज अ टीचर ना, पढ़ाने में कि यू फील लाइक वाह यार, मजा ही आ गया। एक बार सवाल, अच्छा एक बार सवाल वो बता दूं, ठीक है? कोई समराइज करेगा क्या आप में से? एनीवन समराइज करना चाहेगा बालको? ठीक है, लल्लू लाल टॉपिक लगाना। इतना आसान नहीं था। सुनो, एक काम करना, जरा किताब जाके पढ़ना इसकी। किताब पढ़ोगे ना समझ में आएगा, ठीक है? सॉलिडिफिकेशन में बस ये होता है कि ये कोल्ड एरियाज में होता है, जहां कोल्ड एरियाज में क्या होगा, जो भी आपका फ्रोजन ग्राउंड होता है, राइट, वो आपका मेल्ट हो जाएगा एक टाइम के बाद, और मेल्ट होने के साथ साथ अपने साथ सॉइल को लेकर नीचे आ जाएगा। बस इतना ही। चलो, तो दोस्तों ये था हमारा आज का पहला टॉपिक, विच वॉज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये पढ़ा दिया, मैंने आपको ये पढ़ा दिया। अब इरोजन और डिपोजिशन ये कल के टॉपिक हैं, जहां हम रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर से बनने वाले लैंडफॉर्म, सी वेव से बनने वाले लैंडफॉर्म, और विंड से बनने वाले लैंडफॉर्म, ये पांचों चीज को कवर करेंगे बढ़िया से। मुझे पता है एग्जाम में एक ही सवाल आएगा, दो सवाल आएगा, लेकिन मेरा एम ये है कि तुम ऐसे पढ़ो कि तुम दुनिया को समझा पाओ यार, ठीक है? वो था टॉपिक। चलो, अच्छा जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, अब हम आते हैं यूनिवर्स। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है? तो आपको इसमें भी आएगा मजा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो जो इसको अलग कर